ये कहानी है भोपाल की रहने वाली पूर्णिमा गुप्ता की, जो माधोपुर प्राइमरी स्कूल में टीचर है। ज्वाइनिंग से पहले। अरे बेटा, हम भोपाल के रहने वाले हैं, तू कैसे माधोपुर जाकर नौकरी करेगी? जाने दे, भोपाल में लगेगी तब ज्वाइन करना। माँ, आजकल सरकारी नौकरी किसी को मिल रही है क्या? मुझे भी दिन रात एक करने के बाद ये नौकरी हाथ आई है। अब पास और दूर के चक्कर में नौकरी हाथ से जाने नहीं दूंगी। आप चिंता मत करो, मैं मैनेज कर लूंगी। पूर्णिमा की सरकारी नौकरी तो लग जाती है, लेकिन नौकरी लगने के कुछ सालों के बाद पूर्णिमा के मम्मी पापा को उसकी शादी की चिंता सताने लगती है। मम्मी, बड़े जतन के बाद ये जॉब मिली है। आप लोग ऐसा करिए ना, कोई ऐसा लड़का ढूंढिए जो माधोपुर में रहता हो, ताकि शादी के बाद भी मैं आराम से अपनी नौकरी करती रहूं। बेटी की सरकारी नौकरी थी। माता पिता भी नहीं चाहते थे कि शादी के लिए बेटी को अपने करियर का बलिदान देना पड़े, इसलिए काफी प्रयास करके पूर्णिमा के लिए माधोपुर के आसपास का लड़का ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन लाख चाहने के बाद भी कोई लड़का मिल ही नहीं पा रहा था। अंत में मैट्रिमोनी साइट की सहायता से पूर्णिमा के लिए विकास नाम का एक लड़का पसंद आता है, लेकिन वो भी लखनऊ में सरकारी दफ्तर में नौकरी किया करता था। देखिए विकास जी, वैसे तो मुझे आप बहुत पसंद है, लेकिन बस एक ही समस्या है, वो ये कि आपकी तरह मैं भी सरकारी नौकरी करती हूँ और चाहकर भी शादी के बाद आपके साथ लखनऊ शिफ्ट नहीं हो सकती। अरे तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? माधोपुर और लखनऊ दोनों यूपी में ही तो आता है, इसलिए तुम भी शादी के बाद अपना ट्रांसफर लखनऊ में करा लेना। किसी को नौकरी नहीं छोड़नी पड़ेगी और शादी के बाद हम दोनों साथ में भी रहेंगे। विकास का सुझाव पूर्णिमा को जच गया था, इसलिए जल्द ही शादी की तैयारी होती है और विकास से शादी करके पूर्णिमा लखनऊ पहुंच जाती है। किसी तरह पापड़ बेलने के बाद पूर्णिमा का ट्रांसफर लखनऊ के लिए हो जाता है। बेटा, तुम दोनों यहाँ शहर में रहकर आराम से नौकरी करो, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। हाँ, बस एक बात का मलाल रहेगा कि बहू के होने के बाद भी बहू का सुख नहीं भोग पाएंगे हम कभी। हमारी किस्मत में तो सारी उम्र खुद ही रोटियां पकाना लिखा है। सब किस्मत की बात है बेटा, हर किसी को ऐसा नसीब थोड़ी ना मिलता है कि बुढ़ापे में बहुएं उनकी सेवा करें। अरे माँ, क्यों चिंता करती हो? और अगर आपके मन में बहू से सेवा कराने की इच्छा है तो छोड़िए ना गांव के मकान का मोह, यही लखनऊ में आकर हमारे साथ रहिए। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि पूरा परिवार एक साथ मिलजुल कर एक ही छत के नीचे रहे। अरे नहीं विकास बेटा, हम गांव के लोग हैं, अपना घर आंगन मिट्टी छोड़कर तुम्हारे साथ शहर में क्या करने आएंगे? और फिर बेटा, तुम और बहू तो पूरा दिन अपने अपनी नौकरी में व्यस्त रहोगे। हम बूढ़े बूढ़िया वहाँ शहर में क्या तुम्हारे दरवाजे की चौकीदारी करेंगे? यहाँ गांव में हमारे खेत खलियान है, गाय भैंस जानवर है, उनके साथ समय पास हो जाता है हमारा। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी इच्छा। और फिर आप लोग क्यों फिक्र करते हैं? जैसे ही हम लोगों को छुट्टी मिलेगी हम लोग समय समय पर आपसे मिलने के लिए आया करेंगे। हाँ बेटा, ठीक है, खुश रहो, फलो फूलो, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। शादी को पूरे 10 दिन बीत गए विकास, मेरी छुट्टियां खत्म हो रही हैं और वैसे भी ट्रांसफर के बाद पहली बार मैं यहाँ ज्वाइन कर रही हूँ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं सब कुछ मैनेज कर पाऊंगी या नहीं। अरे भाई, इतना टेंशन क्यों ले रही हो? कोई नई नौकरी थोड़ी ना लगी है तुम्हारी, सिर्फ ट्रांसफर हुआ है। जैसे इतने सालों से माधोपुर में बच्चों को पढ़ा रही थी, वैसे ही लखनऊ में पढ़ा देना, क्या फर्क पड़ता? हाँ, वो तो ठीक है। चलिए आज से जल्दी सोने की आदत डाल लेते हैं। आपको पता है ना, स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर्स की सुबह 4 बजे ही हो जाती है, इसलिए हमें रात में भी थोड़ा पहले ही सोना पड़ता है। लखनऊ में स्कूल ज्वाइन करने के बाद एक बार जो भाग दौड़ भरी जिंदगी शुरू हुई, उसके बाद तो मानो पता ही नहीं चला कब दिन महीने साल गुजरते चले गए। इसी भागम भाग के बीच में पूर्णिमा 2 प्यारे प्यारे बच्चों की माँ बन जाती है। बाकी सब तो कुशल मंगल चल रहा था, लेकिन एक समस्या थी, और वो ये थी कि उसकी नौकरी के कारण वो अपनी माँ और सास दोनों की इच्छाओं की कसौटी पर खरी नहीं उतर पा रही थी। एक तरफ माँ अपनी इकलौती बेटी को मिलने के लिए बुलाने को जतन करती रहती, दूसरी ओर सास बहू को तरह तरह के बहानों से गांव बुलाकर सेवा कराने की ताक में लगी रहती, और इस तरह बेचारी पूर्णिमा मायके, ससुराल और नौकरी नाम के 3 पार्टों के बीच पीस रही थी। शादी के कुछ साल बाद पूर्णिमा की जुड़वा बेटियां मीरा और राधा अब 8 साल की हो चुकी हैं और उन्हें समझ में आने लगा है कि नानी दादी के घर जाने के अलावा भी दुनिया में और जगह है जहां घूमने के लिए जा सकता है। मम्मा, स्कूल से नोटिस आया है,
नेक्स्ट वीक में हमारे स्कूल समर वैकेशन के लिए बंद हो जाएंगे। आपको पता है मई के सेकंड वीक से ही समर वैकेशन शुरू होते हैं, जो पूरे 1 महीना चलते हैं। मम्मा मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे इस बार अपने समर वैकेशन को एकदम स्पेशल बनाना है, ढेर सारी मेमोरी इकट्ठी करनी है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। बात तो तू ठीक कह रही है बेटा। अरे 1 महीने की छुट्टी के लिए पूरे साल तरसते हैं हम टीचर्स लोग। इस 1 महीने में ही तो खुलकर जी पाते हैं, वरना सवेरे 4 बजे उल्लू की तरह आधी नींद में उठकर घर के काम निपटा कर स्कूल जाते जाते ऐसा लगने लगता है कि हम तो ऐसे ही चक्कर घिरनी की तरह घूमते रह जाएंगे। आपके कहने का मतलब ये है मम्मा कि समर वैकेशन का इंतजार मेरे और राधा के अलावा आप भी कर रहे हो? हाँ भाई, हम क्यों नहीं करेंगे समर वैकेशन का इंतजार। इस 1 महीने में ही तो फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है बेटा, वरना बाकी दिन तो दौड़ भाग में ही खत्म हो जाते हैं। घर की जिम्मेदारियां, स्कूल, तुम दोनों की पढ़ाई लिखाई, सब मिलकर दिन छोटा ही पड़ जाता है। मुझे खुद के बारे में सोचने का टाइम ही कहाँ मिलता है। बिल्कुल ठीक कह रही हो श्रीमती जी। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मम्मी का 2 दिन पहले ही फोन आ गया। कह रही थी बहू के स्कूल बंद होने वाले हैं, बच्चों की भी छुट्टियां हो जाएगी, पूरे 1 महीने के लिए परिवार को लेकर गांव चले आओ। पति की बात सुनकर मानो पूर्णिमा को सांप सूंघ गया था। कहते ना, गांव बसा नहीं मंगते पहले आ गए। अरे विकास, अभी छुट्टियां हो तो जाने दो यार। माँ जी ने अभी से शोर मचाना शुरू कर दिया। और इतने साल हो गए, जब भी 2 दिन की भी छुट्टी होती है ना, आपकी मम्मी पहले से फोन करके गांव आजा करने लगती है। हमारा कोई और प्लान भी तो हो सकता है ना। मम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है पापा। पिछले साल भी समर वैकेशन में आप बहला फुसलाकर हमें गांव ले गए थे। पूरा 1 महीना बोर हो गए थे हम। आपको दादा दादी से मिलने के लिए जाना है तो हम मना नहीं करेंगे, लेकिन पूरा 1 महीना हम लोग गांव में नहीं रहने वाले। अरे ये कैसे संस्कार दे रही हो तुम अपनी बेटियों को? यही सिखाकर बड़ा करोगी कि बच्चे दादा दादी से मिलने के लिए गांव जाने से इनकार कर रहे हैं? देखो विकास, मेरा मूड खराब करने की जरूरत नहीं है, और मैं बच्चों को क्यों गलत शिक्षा दूंगी। ये बच्चों के अपने विचार है, मैंने उनके ऊपर थोपा नहीं है। और ध्यान से सुनो, बच्चे दादा दादी से मिलने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साल भर में उन्हें सिर्फ 1 महीने की छुट्टी मिलती है, और इस 1 महीने की छुट्टी को वो अपने तरीके से एंजॉय करना चाहते हैं। पूरा 1 महीना गाँव में नहीं रहना चाहते। दादा दादी से मिलकर 5-7 दिन में वापस आ सकते हैं ना हम लोग। ऐसा कौन सी किताब में लिखा है कि छुट्टी होगी तो पूरा 1 महीना हम लोग गांव में ही बिताएंगे। राधा बिल्कुल ठीक कह रही है मम्मा। बाकी टाइम तो आप और पापा छुट्टी नहीं है बोलकर टाल देते हो। अब कम से कम छुट्टियों में तो हमें कहीं घुमाने ले चलो। हाँ बेटा, तो मैं कब मना कर रही हूँ। ये बात तुम जाकर अपने पापा से कहो ना। उनके लिए तो उनका गांव ही कुल्लू मनाली है, और वही उनका हरिद्वार। उनकी सोच गांव से शुरू होकर गांव पर खत्म हो जाती है। अरे भाई, क्या मीटिंग कर रही हो रसोई में खड़े होकर तुम तीनों माँ बेटी? हम कोई मीटिंग नहीं कर रहे हैं, बस मैं बच्चों को बता रही थी कि तुम्हारे पापा के लिए होली दिवाली हो तो गांव चलो, समर वेकेशन है तो गांव चलो, विंटर वेकेशन है तो गांव चलो। गांव नहीं हो गया, हिल स्टेशन हो गया। और ठीक है ना, अगर माँ बाबूजी को बच्चों से मिलने का इतना ही मन करता है तो 2-4 बार वो भी तो हमारे पास शहर आकर बच्चों के साथ समय बिता सकते हैं। वैकेशन को 1 हफ्ता बाकी है, अभी से वैकेशन के बारे में सोच कर दिमाग का दही मत करो। फटाफट से डिनर तैयार करो, भूख लग रही है, पेट में चूहे कूद रहे। तुम तो बिल्कुल तलवार निकाल कर कत्लेआम के मूड में आ जाती हो। तुम्हारे जितनी एनर्जी नहीं है भाई हमारे अंदर कि बात बात पर सिर्फ झगड़ा ही करता रहूं। पति की बात सुनकर फिलहाल तो पूर्णिमा शांत हो जाती है और सबके लिए डिनर बनाने में लग जाती है। अगले दिन, अरे बेटा, तुमसे बात ही नहीं हुई कई दिन से। तुम्हारे पापा बहुत याद कर रहे हैं तुम्हें, और मीरा, राधा, उन दोनों में तो जैसे जान बसती है उनकी। कह रहे थे कितने दिन हो गए बच्चों को देखा ही नहीं। बेटा, कितनी तारीख से स्कूल बंद हो रहा है तुम्हारा? हाँ, पापा की बात भी तो ठीक है ना। 8 महीने हो गए मैं घर ही नहीं आ पाई हूँ। पहली बात तो छुट्टियां नहीं मिलती, और अगर 2-4 दिन के लिए समय मिलता भी है तो विकास गांव गांव चिल्लाने लगते हैं। शादी के बाद लड़कियों के लिए अपने माँ बाप के लिए समय निकालना कितना मुश्किल हो जाता है ना माँ। ये बात मुझे शादी के बाद समझ में आ रही है। तभी तो बेटा लड़कियों को दूर ब्याहने में माँ बाप का कलेजा धक धक करता है। अरे नजदीक रहने वाली लड़कियां भी चाहने पर माँ बाप की शक्ल नहीं देख पाती। ससुराल में 100 जिम्मेदारियां होती हैं, जकड़ कर रह जाती हैं लड़कियां। और फिर तू तो दूसरे देश ब्याह कर गई है बेटा। मम्मी, क्यों ऐसी बातें करके अपना और मेरा दिल दुखी करती हो? आपको पता है ना, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ। बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए भोपाल आना।
जब भी मेरी सासू माँ को पता चलता है ना कि मेरी छुट्टियां हैं और मैं गांव के बजाय भोपाल जा रही हूँ, उनका मुंह फूलकर गुब्बारा हो जाता है। कभी कभी तो लगता है मैं ससुराल, मायके और नौकरी के बीच में पिस कर रह गई हूँ। दिन रात मेहनत कर रही हूँ, लेकिन किसी को खुशी नहीं रख पा रही हूँ। मैं सबको शिकायतें हैं। बच्चियां भी खुश नहीं रहती, हर समय शिकायत करती है कि मैं उन्हें समय नहीं देती। अरे बेटा, तू अपना दिल दुखी मत कर। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैं माँ हूँ ना, इसलिए मन कभी कभी भारी हो जाता है। अच्छा छोड़ बाकी बातों को, तू ये बता, गर्मियों की छुट्टियों में तो थोड़ा समय निकालेगी ना अपने मम्मी पापा के लिए? अब तेरे अलावा और किसका रास्ता दिखे? तुझे तो पता है इकलौती बेटी है तू हमारी, और मुझसे ज्यादा तेरे पापा की सांस अटकी रहती है अपनी बेटी में। मैं कोशिश करूंगी माँ, अभी कुछ वादा नहीं कर सकती। घर में जितने लोग हैं ना, उतनी तरह की बातें हो गई है। सबकी चॉइस अलग है और सबका अपना अपना कारण भी है। समझ में नहीं आता किसकी बात माने। विकास को जितना आसान लग रहा था, ये सब उतना आसान नहीं था। जैसे विकास ने अपनी माँ से गांव न आने के बारे में बात की, उसकी माँ सिरे से उखड़ने लगी। अरे मैं जानती हूँ इन आजकल की लड़कियों को, 2 दिन सास को बनाकर खिलाना पड़ जाए तो इन्हें अपनी दादी नानी याद आ जाती है। साल भर तो अपनी मनमानी से जीते ही हो ना तुम लोग। कब जाते हो, कहाँ जाते हो, मैं कौन सा पूछने के लिए आती हूँ। एक छुट्टी का ही तो समय होता है जब आस होती है हमें कि हमारे बच्चे हमारे साथ आकर थोड़ा समय बिताएंगे, लेकिन तुम तो उसमें भी सिर्फ और सिर्फ बहाने बनाते हो। बहाने जैसे कोई बात नहीं है माँ। पिछले साल भी बच्चों की गर्मी के कारण तबीयत खराब हो गई थी। आपको पता है ना गांव का हाल कैसा है। और मैं मना नहीं कर रहा हूँ, हम लोग आएंगे, लेकिन 1 हफ्ते में वापस लौट जाएंगे। लंबा रखने का नहीं हो पाएगा इस बार। तो ठीक है, तू ऐसा कर, 1 हफ्ते के लिए यहाँ ना, और उसके बाद वापसी में मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तेरे यहाँ तो खूब बिजली आती है ना, दोनों कमरों में एसी भी लगा हुआ है। वहीं पर पूरा महीना बच्चों के साथ समय बिताऊंगी। इतनी आसानी से तेरे बीवी को बचने का मौका नहीं देने वाली मैं। अब बेचारा विकास बुरी तरह से फंस चुका था। अपनी माँ को लखनऊ आने से इनकार भी नहीं कर सकता था, इसलिए परेशान होकर वो फोन काट देता है। दूसरी तरफ मीरा, राधा, मैं ये कह रही थी कि तुम्हारी दादी और नानी दोनों ही लखनऊ से दूर रहती हैं। अब वैकेशन के टाइम पर ना दोनों की इच्छा है कि हम उनके साथ समय बिताएं। पापा दादी से बात करें, हम लोग 1 वीक के लिए दादी के यहाँ चलेंगे और फिर उसके बाद थोड़ा टाइम नानी के यहाँ बिताएंगे। और हमारी ट्रिप का क्या होगा मम्मा? अरे बेटा देखो, अभी ना ट्रिप पर जाने का बजट नहीं है। नानी और दादी के यहाँ जाने में भी अच्छा खासा खर्च हो जाएगा, लेकिन मैं प्रॉमिस कर रही हूँ अगली बार जब भी मौका मिलेगा ना, हम सब ट्रिप पर चलेंगे और खूब मस्ती करेंगे। माँ की बात सुनकर राधा और मीरा गुस्से में पैर पटकते हुए वहाँ से चली जाती है। रहने दो मम्मा, हमें दादी की यहाँ भी नहीं जाना, ना ही नानी की यहाँ। हम यहाँ लखनऊ में ठीक है। सबको सिर्फ अपनी अपनी चॉइस की पड़ी है, हमारी पसंद की कोई वैल्यू ही नहीं है इस घर में। विकास, इस मई की छुट्टियों के बारे में सोच सोच के ना मेरे दिमाग का दही हो गया है। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मई आया ही क्यों। ना ये छुट्टियों वाला महीना आता, ना इतना बवाल मचता। आज लास्ट वर्किंग डे है, मैं स्कूल जा रही हूँ, आकर बात करते हैं। कल से तो छुट्टियां लगने वाली है। दोपहर में स्कूल से लौटते हुए पूर्णिमा के चेहरे का रंग उड़ा हुआ नजर आ रहा था घर पहुंचकर। अरे पूर्णिमा, क्या हुआ? इतनी अपसेट क्यों लग रही हो? सब ठीक है ना? विकास, सरकार नई योजना लेकर आई है जिसमें टीचर्स की ट्रेनिंग होगी ताकि वो नए सेशन में बच्चों को ज्यादा इनोवेटिव तरीके से पढ़ा सके, और मेरा नाम उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में रिकमेंड हो गया है। मेरी छुट्टियां कैंसिल हो गई। पूरे 1 महीने तक मुझे ट्रेनिंग के लिए रोज स्कूल जाना होगा, 1 दिन भी मिस नहीं कर सकते, वरना डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। आपके कहने का मतलब है अब हम कहीं भी नहीं जा रहे? हाँ बेटा, मम्मा के पास छुट्टी नहीं है तो कहीं भी जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। विकास, तुम ऐसा करो ना, अम्मा जी को यहीं बुला लो। मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम में चली जाऊंगी तो बच्चे घर में अकेले रह जाएंगे। इसी बहाने बच्चों को दादी की कंपनी मिल जाएगी। ठीक है, मैं फोन कर देता हूँ। विकास अपनी माँ को फोन करके पूर्णिमा की ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में बताता है। अरे बेटा, मुझसे तो तू हाथ जुड़वा ले। मैं तेरे घर पर 4 दिन के लिए आ रही थी कि तेरी बीवी के हाथ का बना हुआ गरम गरम खाना खाऊंगी। उल्टा तेरी लुगाई मुझे ही चौकीदारी करने के लिए बुला रही है। मुझसे ये सब ना होगा बेटा, तो अपना देख ले, हम यहाँ गाँव में ही ठीक है। पूर्णिमा, माँ तो आने से मना कर रही है। तुम्हारे मम्मी पापा का भी तुमसे मिलने का बहुत मन था ना। देख लो, अगर वो आना चाहे तो उन्हें यहाँ बुला लो, तुम तो जा नहीं पाओगी। बेटा वैसे तो तू यहाँ आती तो हमें ज्यादा अच्छा लगता,
लेकिन अब बच्चों की देखभाल वाली बात है तो ठीक है, मैं आ जाती हूँ। और अंत में मई के महीने का सोल्यूशन निकल ही जाता है। पूर्णिमा अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करती है और बच्चे नानी के साथ मौज मस्ती करते हुए अपनी छुट्टियां बिता लेते हैं। शर्मिला देवी के घर का माहौल आज कुछ ज्यादा ही खुशनुमा था। अरे भाई, खुशनुमा हो भी क्यों ना, उनकी इकलौती बेटी की नई नवेली दुल्हन घर जो आ गई थी और आज दुल्हन निशा की पहली रसोई थी। सास, ससुर, पति हितेश और ननद उर्जा सभी लोग डाइनिंग टेबल पर नजरें टिकाए बहू के हाथ का बना पहला भोजन करने के लिए आतुर हो रहे थे। कुछ ही देर में शर्माती संकुचाती सी दुल्हन निशा ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया और उसके साथ ही घर के सारे सदस्य आकर अपनी अपनी चेयर पर बैठ गए। अरे भैया, अब ये राज खोली दो कि आज तुमने अपनी पहली रसोई में क्या स्पेशल बनाया है। तो चुप कर, पहली रसोई है मेरी बहू की। मैंने ही उसे कहा था ज्यादा व्यंजन बनाने में परेशान ना हो, बस 2 तरह की सब्जी और पुड़िया उतार ले। अरे उसे भी तो शादी की थकावट है ना, बस रस्म ही तो पूरी करनी है। अरे भाई, वो तो सिंपल खाने से भी पूरी हो सकती है। तो मम्मी, मैं कौन सा पकवान मांग रहा हूँ, हमें तो जो मिल जाएगा हम तो वही खुशी खुशी खा लेंगे। चलो भैया, अब खाना सर्व कर दो, मुझसे तो बिल्कुल इंतजार नहीं हो रहा। निशा सबकी प्लेट में खाना सर्व कर देती है और किचन में चली जाती है। खाने का पहला टुकड़ा खाने के बाद, अरे मम्मी, ये किस तरह का खाना है? ऐसा लग रहा है कि बस सब कुछ उबाल कर रख दिया हो। अरे बेटा, कहना तो मैं भी यही चाह रही थी, लेकिन मैंने तो बस ये सोचकर नहीं बोला कि तुझे लगेगा मैं पहले दिन ही तेरी पत्नी के हाथ के खाने में कमियां निकाल रही हूँ। अरे मम्मी, खाने में कमी होना अलग बात होती है, लेकिन ये खाना तो खाने लायक ही नहीं है, मुझसे नहीं खाया जाएगा ये। बेटा, बहू की आज पहली रसोई है, हो सकता है उसे अभी अच्छे से खाना बनाना ना आता हो, इसलिए बेचारी ने ऐसा खाना बनाया है। अब अगर पहले ही दिन तुम उसके बने खाने में कमियां निकालोगे तो बेचारी का मनोबल ही टूट जाएगा, इसलिए चुपचाप खा ले बेटा। होता है, नई नई शादी में गलतियां होना सामान्य सी बात है। ससुराल में पहला दिन होने के कारण सभी लोग बिना कुछ कहे मन मार कर चुपचाप बहू के हाथ का बना हुआ बेस्वाद खाना खा लेते हैं। अगले दिन, निशा बेटा, दोपहर के 12 बज रहे हैं, लंच की तैयारी कर लो वरना फिर खाना बनाने में लेट हो जाएगा। और हाँ, एक बात, घर में ना बेटा सबको 1 बजे तक लंच करने की आदत है, तो तुम उसी के हिसाब से समय से सब बना लिया करो। हाँ। अरे मम्मी जी, आप चिंता क्यों कर रही हैं? 1 बजने में तो अभी बहुत देर है, चुटकी बजाने से पहले खाना बनाकर तैयार कर दूंगी मैं, आप टेंशन ना लो। सास के टोकने के बाद भी निशा बैठे हुए मोबाइल में वीडियो देखती रहती है और आधे घंटे के बाद उठकर रसोई में चली जाती है। ठीक 1 बजे, मम्मी जी, खाना बनकर तैयार हो गया है, आप लोग खाने के लिए आ जाइए। अरे भाई, ऐसी कौन सी जादू की कढ़ाई है इसके पास जो आधे घंटे में इसने रोटी सब्जी भी बना ली? हमसे तो इतने जल्दी खाना नहीं बन पाता। शर्मिला जाकर टेबल पर बैठ जाती है। लेकिन ये क्या, आज भी बहू ने सब्जियां उबाल कर रख दी थी और उसपे मसाले के नाम पर सिर्फ नमक और लाल मिर्च डाल रखी थी। अरे बेटा, ये कौन से शेफ से खाना बनाना सीख कर आई हो तुम? हमारे घर में कोई ऐसा खाना नहीं खा पाएगा। बेटा, तुम्हारे खाने की तो शक्ल ही ऐसी है कि उसे देखकर खाने वाले की भूख मर जाए। कैसी बात कर रही हो मम्मी जी? इसे ऑयल फ्री कुकिंग कहते हैं। और पता नहीं किस जमाने में जी रहे हैं आप लोग। आजकल जितने भी हाई क्लास पढ़े लिखे हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं ना, वो सब इसी ऑयल फ्री कुकिंग की ओर स्विच कर रहे हैं। अब वो जमाना गया जब लोग दाल भी डबल तड़का लगाकर खाते थे। अब आप ये मत कहना कि आप लोग अभी तक खाने के ऊपर तैरती हुई तेल की परत वाला खाना ही खाते हैं। अरे बेटा, ऐसा कुछ नहीं है कि तेल जहर होता है, और अगर होता भी है ना तो बेटा हम ये जहर पिछले 50 साल से खा रहे हैं। हमारी बॉडी ने इम्यूनिटी डेवलप कर रखी है। हाँ, तो इस जहर से हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। नहीं 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 मम्मी जी, आप अभी ये सब सीरियसली नहीं ले रही हैं। ये तेल मसालों में पका खाना बहुत अनहेल्दी होता है। कोई बात नहीं, आप लोगों की इतने साल पुरानी आदत है ना, कोई एक दिन में तो जाएगी नहीं। लेकिन मैं हूं ना, आप लोग चिंता ना करो, मैं बहुत जल्द सबकी आदत सुधार दूंगी और हेल्दी खाने की आदत डाल दूंगी। बेटा, ये अच्छा बुरा हमें भी समझ में आता है। ऐसा नहीं है कि तेल जहर है, बस लिमिट में खाना चाहिए। और हम ये थोड़ी ना कह रहे कि तुम एक बार में 1 लीटर तेल सब्जी में डालकर सब्जी का सत्यानाश कर दो। अरे लेकिन बेटा, थोड़ा सा तेल मसाला तो डालो, ऐसा खाना कौन खा पाएगा? वैसे मैं तेल मसाले वाला खाना बनाती तो नहीं हूँ माँ जी, लेकिन अगर आप कह रही हो ना तो ठीक है। आपके कहने से मैं कल से खाने में थोड़े मसाले डाल दिया करूंगी।
अब क्या कर सकते हैं? वो कहते हैं ना, अच्छी बातें लोगों को इतनी जल्दी समझ में नहीं आती। जब कल को सबकी सेहत खराब होगी तो फिर आप लोग ये उबला हुआ खाना खुशी खुशी खाएंगे। निशा, तुम्हारा ये उबला हुआ खाना खाकर पल पल मरने से अच्छा है कि आदमी तेल मसाले वाला खाना खाकर मर जाए। अरे मरते समय ये तो संतुष्टि होगी कि जितने दिन जिए ढंग का खाना खाकर तो जिए। अगले दिन डिनर के लिए निशा गाजर, आलू, बीन्स और पत्ता गोभी को उबालने के बाद पतले पतले टुकड़ों में काटकर और उनके ऊपर काली मिर्च, नमक, सीजनिंग, एक चुटकी गरम मसाला छिड़क कर अंग्रेजी रेस्टोरेंट की तरह सजाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। नितेश जी, आइए डिनर कर लीजिए। बुला तो ऐसे रही हो जैसे आज तुमने शाही पनीर बनाया होगा। अरे ऐसे खाने को ना डिनर और लंच कहना कानूनन अपराध होना चाहिए। सिर्फ अपराध ही नहीं, कम से कम 6 महीने की सजा भी होनी चाहिए। ये जो तुम रोज बनाती हो ना, इसे खाना नहीं, आम भाषा में घास फूस कहते हैं। बेटा अब तो जो तेरी बीवी बना कर दे रही है वही खाना पड़ेगा। शादी करके लाए इसे, अब तो इसे ही जीवन भर झेलना है। अरे 10-10 बार समझाया था तुझे कि उस दिल्ली वाली लड़की के साथ रिश्ता कर लेते हैं। अरे टेस्ट के मामले में दिल्ली वालों से बराबरी थोड़ी है किसी की। वो बहू बनकर आती ना तो रोज चटपटा स्वादिष्ट खाना खाने को मिलता, लेकिन तू इस निशा की सुंदर सूरत पर फिदा हुआ पड़ा था। तुझे वो सिंपल सी लड़की कहाँ पसंद आने वाली थी। अब ऐसा कर बेटा, इसका मुंह देख कर ही पेट भर ले, क्योंकि खाना तो जैसा ये बनाती है ना, आदमी खाने से ज्यादा खुदकुशी करना ज्यादा बेहतर समझ ले। अरे भाभी ठीक है, सब्जी आप उबाल कर बनाती हो समझ में आता है, लेकिन ये खीर, ये कौन सी ट्रिक से बनाई है आपने? बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। देखो, ज्यादा देर तक पकाने से खाने के न्यूट्रिशन खत्म हो जाते हैं, इसलिए मैंने पहले कुकर में चावल उबाल लिए और फिर बाद में उसे मीठे दूध में मिक्स कर दिया। देखो, तुम्हारी भी कुछ सालों में शादी होने वाली है, तुम भी ना ये सारी रेसिपी सीख लो। है? कुकर में खीर कौन बनाता है भाई? मम्मी, इस घर में आजकल सब कुछ उबाल कर ही तो बन रहा है। आपको पता है, कल इसने टिंडे पहले कुकर में डालकर उबाल दिए और फिर मुझे खुश करने के लिए 1 चम्मच तेल में उसे छौंक दिया। मुझे तो पहले से ही टिंडों से नफरत थी, और निशा के टिंडे खाने के बाद तो मुझे ऐसा लगा कि किसी को इच्छा मृत्यु लेनी हो ना तो वो बस इसके हाथ के टिंडे खा ले। 1 घंटे में बंदा तड़प तड़प कर ना मर जाए तो कहना। अरे मम्मी भैया, आप लोगों ने एक बात नोटिस की? ये जो उबला हुआ इतना गंदा टेस्टलेस खाना भाभी हमारे लिए बनाती है ना, उसे वो खुद कभी नहीं खाती। सुबह नाश्ते में अपने लिए अंडा उबाल लेती है, दोपहर और रात को फ्रूट्स खाती है। मतलब ये गंदा खाना उनसे कभी खाया ही नहीं जाता। ये बात तो मैंने नोटिस ही नहीं की थी। बस मिल गया सोल्यूशन। 2 दिन अपने हाथ का खाना खा लेगी तो खुद ढंग का खाना बनाना शुरू कर देगी। अगले दिन, अरे बहू आओ तो, देखो कितना अच्छा नाश्ता बना है, और तुम सुबह ये अंडे लेकर बैठ गई। आओ आओ, हमारे साथ नाश्ता करो। नहीं मम्मी जी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं खाती। मैं सिर्फ गिन कर ही कैलोरीज लेती हूँ, इसलिए तो मैं अंडा खाकर ही ठीक हूँ। आप लोग खाइए। रात को, आओ निशा, आज मेरे साथ डिनर करो ना, खाना हम खुद सर्व कर लेंगे। नहीं, मैं रात को ना कार्ब फ्री फूड लेती हूँ। मतलब रोटी चावल ये सब नहीं खाती, मैं बस फ्रूट्स खाऊंगी। आप लोग डिनर करो ना। मम्मी, ये भाभी तो बहुत स्मार्ट है, बहुत सफाई से हर बार बच जाती है। अब क्या करें? लगता है मास्टर स्ट्रोक खेलने का समय आ गया है। अब तुम देखो मेरा कमाल। अगले दिन लंच के टाइम, अरे ये क्या हो गया सारे फ्रूट्स को? ऐसा लग रहा है किसी ने उबाल दी हो। और ये केला, छी, इतना टेस्टिस लग रहा है। अरे बेटा खाओ ना, क्या हुआ, ऐसा मुंह क्यों बना रही हो? मम्मी जी, मुझसे ये फ्रूट्स नहीं खाए जा रहे। पता नहीं किसने सब फ्रूट्स को बॉईल कर दिया है। अरे भाभी, आप कितनी मेहनत करती हो, हमारे लिए सब्जियां उबालती हो, प्लेट में सर्व करती हो, फिर आप क्यों कच्चे फल खाओगी? इसलिए मैंने आपके सारे फ्रूट्स उबाल दिए हैं। अब आप ना बेफिक्र होकर खाइए। उबालने से इसके सारे वायरस और बैक्टीरिया खत्म हो गए होंगे। फिलहाल तो निशा के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो बिना खाए अपने कमरे में चली जाती है। शाम के समय निशा के पेट में चूहे कूद रहे थे। अपनी भूख मिटाने को जैसे ही वो फ्रूट्स उठाती है तो देखती है कि फिर से सारे फल उबले हुए रखे हैं। अरे भाई बस करो ना, अब भूख से मेरी जान जा रही है और आप लोगों ने फिर से सब उबाल कर रख दिया। इतने टेस्टलेस फ्रूट्स मैं खा ही नहीं पा रही हूँ। अरे भाभी, टेस्ट का नहीं, अपनी भूख का ख्याल करो। खा लो चुपचाप।
हमें देखो, हम भी तो कितने समय से ये सब खा ही रहे हैं ना। देखिए मैं मानती हूँ उबला खाना खिलाना बहुत गलत है, वो हेल्थ की बातें करना तो बस बहाना है। मैं सब इसलिए कर रही थी ताकि आप लोग खुद मुझे खाना बनाने से मना कर दो और फिर मैं आराम से बिस्तर पर बैठकर मम्मी जी के हाथ का खाना खाऊं। बेटा तूने चाल तो अच्छी चली थी, लेकिन तू ये भूल गई कि सास सास होती है, जो अपनी पर आ जाए तो सांस लेना दुश्वार कर देती है। 2 दिन में ही निशा पटरी पर आ गई थी और अब खुशी खुशी सबके लिए मसालेदार खाना बनाती थी। न जाने क्यों नहीं नजर पड़ी इसकी मोटी कमर पर, चेहरे पर ही रुक गई थी निगाहें। अब पता लगता है कि कमर नहीं कमरा है बहू का। अरे क्या है, क्यों बेचारे को कमर के लिए कोसती रहती हो? मोटी कमर में भी घर का सारा काम सर पर लेकर चलती है ना, वरना कई पतली कमर वाली देखिए जो कमर में लचक का बहाना बनाकर बैठ जाती है। वो लोग बात कर ही रहे थे कि सामने आ जाती है नीता बहू। नीता का चेहरा किसी चांद से कम ना था, लेकिन कमर, हाय रे, कमर तो ऐसी मोटी कि क्या कहना। माँ जी, वो पापा जी का फोन आया था, भाई को बेटा हुआ है ना तो बुलाया है, मैं जाऊं? एक तेरी देवरानी है, मायके जाकर फोन करती है कि पहुंच गई, तब तेरी सास को पता चलता है कि छोटी बहू मायके में है और एक तरफ तू है। खैर, सास को जब पता चलता है कि बहू के भाई को बेटा हुआ है, वो समझ जाती है कि लेन देन में तो खूब मिलेगा, पहला बेटा है। हाँ हाँ क्यों नहीं, चल बहू मैं भी चलती हूँ। वैसे भी कितना वक्त हो गया तेरे मायके नहीं गई, तेरी माँ तो बुलाती रहती है। एक काम कर, चौराहे के कल्लू की दुकान से 1 किलो कलाकंद पैक करवा ले। बस फिर क्या था, निकल पड़ती है सास बहू के मायके के लिए। बहू आगे आगे, सास पीछे पीछे। हे भगवान, कितनी मोटी कमर है इसकी, मुझे तो इसके साथ चलने में भी शर्म आ रही है। तभी बस आ जाती है और सास बहू बस पर चढ़ जाती है। ले भैया, जरा रामपुर की 2 टिकट दे दे। कंडक्टर पहले बहू को देखता है, फिर सास को। 1 टिकट और ले लो। कहाँ तुम दोनों 2 सीट पर आओगी? इनकी तो कमर ही इतनी चौड़ी है कि 2 सीट में तो अकेली यही बैठेंगी। कैसी बात कर रहे हो? कोई चौड़ा हो मोटा हो तो क्या 2 टिकट लोगे? हूँ तो मैं एक ही ना। अरे रहने दे बहू, रहने दे, वो क्या है ना, बहस करके कोई फायदा नहीं है। लो भैया पैसे पकड़ो, बस हम दोनों को बिठा दो कहीं। खैर, तो सफर ही था, कट गया। वहीं मायके पहुंचकर मायके का पड़ोसी, क्या बात है बहन जी, नीता की सास है ना आप? हाँ हाँ अंकल जी, मेरी सास है। शादी में तो देखा होगा ना, वैसे पहले भी तो आई हैं मम्मी जी, फिर क्यों पूछ रहे हैं? अरे नीता बिटिया, तेरी सास तो जवान होती जा रही है, तेरे आगे तो लग रहा है जैसे तू सास और वो बहू। नीता को पड़ोसी अंकल की हरकत ठीक नहीं लगती, वो जोर से बोलती है, चलिए मम्मी जी अंदर, ठरकी हो रहे अंकल कुछ ज्यादा ही। शर्म नहीं आ रही? जिस उम्र में राम का नाम लेना चाहिए झूठ का पुल बना रहे हैं। सास को नीता की बात पर गुस्सा आ जाता है। क्यों नीता, क्या झूठ बोल रहे हैं ये? सभी बोलते हैं मुझे कि मैं तो सास लगती ही नहीं, तो इसमें झूठ क्या है? और कमर देखी है तेरी, मेरी कमर देख। सास तो जैसे ट्रेन की तरफ भागी जा रही थी, बोली जा रही थी कि नीता की माँ बाहर आ जाती है। नीता की माँ पड़ोसी को देखकर, क्यों भाई साहब, फिर खड़े हो गए आप? पुलिस बुलाऊं क्या? फिर वो नीता की सास की ओर देखकर कहती है, आइए आइए बहन जी, बड़े दिनों में आना हुआ। वैसे माफ करना ना, ये हमारे पड़ोसी थोड़ा कैरेक्टर का ढीला है, मुझे देखकर रोज कहता है कटरीना लग रही हो। मैंने तो पुलिस को ही कंप्लेन कर दी थी। नीता अब सास की ओर देखती है। सास बेचारी शर्म के मारे सर नीचे करके अंदर आ जाती है। माना बहू की कमर मोटी है, लेकिन भला शक्ल का बुढ़ापा कैसे छिप सकता है? कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। फिर एक दिन, बहू सोच रही हूँ तुझे करवा चौथ की साड़ी दिलवा दूं। बहू इंस्टाग्राम लेकर सास के पास आती है। माँ जी, ऐसी साड़ी दिलवा दो ना, बहुत फैशन में है। हाँ हाँ क्यों नहीं, पता है सास से जितना लेते हैं ना, उससे ज्यादा वापस भी करना पड़ता है।
जी माँ जी, पता है। अब चलो तो। सास बहू दोनों पहुंच जाती है साड़ी की दुकान पर, जहाँ साड़ी वाला, हाँ जी, किसके लिए साड़ी लेनी है बताइए? मेरे लिए वो वाली दिखाओ ना साड़ी। साड़ी वाला पहले साड़ी देखता है, फिर बहू को देखता है। मैडम, वो तो साड़ी आपको आएगी नहीं। आप एक काम करें, होलसेल की दुकान में चली जाइए, वहाँ थान का कपड़ा मिलता है, उसे लपेट कर कटवा लीजिए। वही आएगी आपको। ये तो किसी पतली कमर वाली के लिए है। माफ कीजिए। अच्छा, तो ये मुझे आएगी क्या? हाँ हाँ, बहुत ही आराम से पैक कर दूं क्या? हाँ, कर दीजिए। और जो बिल है ना, वो ये बहू से ही ले लेना। अच्छा, चलती हूँ मैं। तो जो साड़ी नीता को चाहिए थी वो तो सास लेकर निकल गई, लेकिन अब वो क्या करे? थान की दुकान भूल गए। नीता सीधा वहीं जाती है, लेकिन वहां जाकर क्या फायदा वैसी ही साड़ी लेकर? सास भी वही, बहू भी वही। मैंने तो गलती ही कर दी, सास को लेकर आ गई, लेकिन अब क्या करूं मैं? तभी सामने खड़ी सेल्स गर्ल समझ जाती है। मैडम, परेशान ना हो, आजकल तो वैसे भी साड़ी कौन पहनता है। मैं आपके लिए एक ऐसी डिजाइनर ड्रेस सिल दूंगी कि हर कोई आपको देखते ही रह जाएगा। बहू को भी उस लड़की की बात समझ में आती है और वो उससे सुंदर ड्रेस बनवाकर घर ले आती है। फिर करवा चौथ के दिन, कैसी लग रही हूँ मैं इस साड़ी में? बहुत सुंदर लग रही हो मेरी बूंदी की लड्डू। तभी वहां नीता आ जाती है, वैसे ही कपड़े और प्रिंट में, लेकिन उसकी ड्रेस का तो कोई जवाब ही नहीं था। अरे बहू, ये कहाँ से लाई? ये तो नहीं दिखाया तूने मुझे। माँ जी, आपको साड़ी दिखाई तो वो तो आप हड़प कर बैठ गई। अब क्या इस उम्र में ड्रेस भी चाहिए आपको? सास को बहू पर गुस्सा आ जाता है और वो ठान लेती है कि अब वो बहू को नहीं छोड़ेगी, चाहे जो हो जाए। फिर एक दिन, बहू, ओ बहू, मैं क्या कहती हूँ, हम लोगों को ना जिम जाना चाहिए। वो क्या है ना, हाथ पैर चलेंगे तो थोड़ा शरीर खुलेगा, समझ रही हो ना? हाँ माँ जी, वैसे भी मुझे लगता है कि मेरी कमर हल्की सी मोटी है, मैं भी चलती हूँ जिम। फिर क्या था, सास बहू पहुंच जाती है जिम, जहां जानबूझकर सास जिम ट्रेनर से कहती है, वो क्या है ना, बड़ी मोटी हो रही हूँ मैं, यही सोचकर रात को नींद भी नहीं आती कि कमर कमरा बनती जा रही है। सर, आप तो बस मुझे पतला कर दो, फिट रहूंगी तभी तो काम कर पाऊंगी, फिर मेरी उम्र भी वैसे क्या है। बहू देख रही होती है कि अचानक अपनी कमर को लेकर सास इतनी सीरियस क्यों हो रही है। ट्रेनर बहू की ओर देखता है और फिर कहता है, और अब? जी, ये मेरी बहू है, जबरदस्ती लेकर आई हूँ मैं कि चल स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रख ले तू भी, वरना आजकल के बच्चे। शर्म आनी चाहिए आपको। बहू अपने आप को निहारती है, फिर ट्रेनर की ओर देखती है। क्यों? कैसी शर्म? कपड़े तो पूरे पहने हैं मैंने, क्यों शर्म करूं? कपड़ों से ही शर्म नहीं छुपती, अच्छा स्वास्थ्य भी निशानी होती है। धन्य है कि ऐसी सास की बहू है जिनको खुद के शरीर को लेकर इतनी चिंता है। नहीं तो कैसे कैसे लोग हैं आप जैसे, कमर की जगह पूरा 2 BHK का फ्लैट लेकर घूम रही हैं और फिर भी जरा भी चिंता नहीं। अब बहू को माजरा समझ में आ जाता है कि मामला क्या है। मैंने ड्रेस नहीं दी तो सरेआम मेरी बेइज्जती। कोई बात नहीं सासू माँ, कमर तो मेरी पतली होने से रही, लेकिन वादा करती हूँ आपकी कमर के कोने कोने को हिलाना दिया ना तो नाम बदल लूंगी अपना। सास बहू घर आ जाती है, लेकिन कमर को लेकर एक शांत सी जंग अब छिड़ चुकी होती है। बहू, वो क्या है ना, छत पर आम सूखने रखे हैं अचार के लिए, ले आना जरा। मैं कैसे जाऊं माँ जी कमर लेकर? आप तो जानती हैं, मानती हैं, समझती हैं कि मैं कितनी मुश्किल से ये 2 BHK का फ्लैट कमर में लेकर घूम रही हूँ। लचीली तो आप है ना, तो उठिए और चढ़ाई शुरू कर दीजिए। सास को गुस्सा आ जाता है
सामने से छोटी बहू जा रही थी। अरे छुटकी, मेरी प्यारी सी बच्ची, जा जरा छत से आम तो उठा ला। हाय रे मेरी कमर, जब मैं चढ़ती हूँ तो कभी दाएं कभी बाएं। लचीली सी है ना सासू माँ। मैं ना अभी सोने जा रही हूँ, बाय, गुड नाइट। हाय रे, छोटी न जाने किस बेल की लता समझती है खुद को। इठलाना इतराना तो इसका खत्म ही नहीं हो रहा। एक बड़ी ही कामकाजी थी। तभी ससुर जी आ जाते हैं। वही तो मैं भी कह रहा था कि बड़ी भले ही मोटी कमर वाली हो, लेकिन मजाल थी तेरी किसी बात को वो बच्ची ने टाला हो। बहू, जरा चाय लाना। नीता झट से ससुर जी के लिए चाय ले आती है। हाय रे, मैं भी बगल में हूँ, एक कप दे दे मुझे भी। माँ जी कैसे दोनों हाथों में कप लाती, देख नहीं रही कितनी मोटी कमर है ये। आप ही कहती है ना, तो बताइए कैसे चाय लाऊं। ये बोलकर नीता ससुर जी को देखकर मुस्कुरा देती है, जैसे कह रही हो कि मम्मी जी को सबक तो सिखाना ही होगा। ससुर जी भी कुछ नहीं कहते, क्योंकि वो जानते हैं कि नीता की कमर भले ही कमरा हो, लेकिन उसके काम और व्यवहार में कोई बुराई नहीं है। नीता जब से ससुराल आई है, वो सास को माँ और ससुर को पिता मानकर ही चल रही है। लेकिन कहते हैं ना कि भाई ताली एक हाथ से थोड़ी ना बजती है। फिर एक रोज, हाय रे भाभी, ये क्या खाई जा रही हो? रसगुल्ले, रसमलाई, अरे बस भी करो। अरे वो बस कर देगी तो कमर कम नहीं हो जाएगी क्या? सबको अपनी सेहत का ख्याल रहता है, लेकिन बस ये एक ही है जो कुछ नहीं देखती। अरे बहू, माना तुझे मेरी बात बुरी लगती है, लेकिन मैं भी तेरी माँ जैसी ही हूं ना। सही बोल रही हूँ, कम खाया कर। भाभी, आप जब शादी होकर आई थी ना, तो कितनी प्यारी लगती थी। मैंने देखी थी आपकी फोटो। और नहीं तो क्या, सारी गली में हल्ला था कि नीता बहू चांद जैसी है, लेकिन इस पर तो ग्रहण लगता ही चला गया। तभी ससुर जी आ जाते हैं। माना नीता बहू मोटी हो रही है, लेकिन तुम लोगों को उसका मनोबल बनाकर उसे वेट कम करने के लिए व्यायाम, एक्सरसाइज, डाइट के लिए बोलना चाहिए, प्रेरणा देनी चाहिए, ना कि उसका मजाक उड़ाओ। हमारे समाज में यही तो बुराई है, शारीरिक बनावट की बुराई करते हैं, लेकिन उसे कैसे ठीक करना है ये नहीं बताते। सही बोल रहे हैं पापा, मैं आज से खुद पर ध्यान दूंगी। फिर देखिएगा, एक दिन कोई भी नहीं बोल पाएगा कि मेरी कमर नहीं, कमरा है। रोहन एक अमीर परिवार का बिगड़ेल बेटा था। एक तो घर वाले पहले ही अमीर, दूसरा रोहन YouTube पर वीडियो बनाकर अच्छे खासे पैसे खुद ही कमा लेता था, तो फिर उसकी अय्याशियों को रोकता ही कौन। अपने दोस्तों के साथ रात के 10 बजे रोहन दिल्ली की सड़कों पर गेड़ियां मार रहा था कि तभी उसकी नजर एक शादी के समारोह पर पड़ती है। लाइफ तो जीनी है। ये रोड पर गेड़ियां मार मार कर मैं तो थक गया। चलो किसी को बकरा बनाते हैं। तेरी तो पहुंच ऊपर तक है, तू तो हर बार बच जाता है, फंस तो हम जाते हैं। मुझे नहीं जाना कहीं। तेरी फ्रेंडशिप के चक्कर में एक दिन मेरी बलि जरूर चढ़ जाएगी। अरे यार, एक तो प्रैंक बनता है, वैसे भी बड़े दिनों से चैनल पर व्यूज नहीं आ रहे। ऐसा प्रैंक करूंगा ना कि एक बार में 8-10 मिलियन ऐसे ही चले जाएंगे, और फिर आएंगे रोकड़े और होगी अय्याशिया। तुम सबको पीना है ना? नहीं पीना तो बोलो। अरे क्या करना होगा बता चल। और सभी लड़के पगड़ी वगड़ी पहनकर सज धज कर ऐसे रौब में अंदर जाते हैं मानो वो दूल्हे के दोस्त हों। तो ये हो गया कैमरा ऑन। हेलो फ्रेंड्स, रोहन इज बैक। अब भाई तू मुझे कोई डेयर दे और मैं उसे फुलफिल करके ना दिखाऊं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सामने देख, मंडप में रस्में चल रही है, तो तू जा और दुल्हन की मांग में सिंदूर भर दे। रोहन, तू तो गया इस बार। किसी और की दुल्हन की मांग में सिंदूर भरेगा, तब तो फिर सब मिलकर तुझे पीटेंगे। पर क्या है ना, कैमरा एक बार ऑन हो जाए फिर रोहन पीछे नहीं हटता। बोल रोहन, क्या इस बार तुम्हारी YouTube फैमिली के लिए ये चैलेंज लोगे तुम? आई एम ऑल सेट। और अपना सीना चौड़ा किए रोहन स्टेज पर चढ़ जाता है। दे दिया ना धोखा तुमने मुझे। इस खजूर जैसी शक्ल वाले के लिए तुमने मुझे छोड़ा था,
पर मैं ये होने नहीं दूंगा। तुम मेरी थी और मेरी ही रहोगी। और ये डायलॉग मारता हुआ रोहन पंडित जी के पास से सिंदूर उठाकर प्रिया की मांग में भर देता है। देखा पापा, देखा, मुझे तो पहले ही शक था कि प्रिया का चक्कर किसी के साथ चल रहा है। मेरा शक सही निकला। तो रात में यहाँ नंबर बिजी आता था तुम्हारा। अरे क्यों धोखा दिया तुमने मुझे? क्या मिला मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुम्हें? अब हम 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकेंगे पापा, चलिए यहाँ से। और तभी गुस्से से लड़की का बाप उठकर जोर से दहाड़ता है। अबे भूत नहीं के कौन है बे? आजा तू, तेरा भूत मैं निकालता हूँ। गुस्से में भैरव रोहन को कॉलर पकड़कर उसे हवा में उठा देता है और एक सीटी बजाता है। इसके बाद 20-30 लठित रोहन को घेर लेते हैं। मुझे लगा ही था एक दिन अपने प्रैंक के चक्कर में ये जेल जाएगा। मैं तो चला यहाँ से। रोहन के सारे दोस्त माहौल को गर्म होता देख रोहन को अकेला छोड़कर रफू चक्कर हो जाते हैं। मुझे माफ कर दीजिए अंकल जी। वो सामने देखिए। अरे प्रिया, सामने देखो, वहां पर कैमरा लगा हुआ है। स्माइल प्लीज। सीरियस नहीं होने का, ये प्रैंक था। फ्रेंड्स देखिए क्या कुछ सहता है आपका रोहन आपके लिए। तुम्हारा प्रैंक गया तेल लेने। जिस लड़की की मांग कोई और भर चुका हो, उसकी मांग मैं नहीं भरने वाला। पापा जी, ओ पापा जी। ये कहकर प्रिया का होने वाला पति फूट फूट कर रोने लगता है। इसे देखकर भैरव का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। तूने नहीं जाना कि तूने किससे पंगा ले लिया। ये इलाका मेरा है, अब तो यहाँ से तेरी लाश निकलेगी। ऐसा मत कहिए अंकल जी। मेरे घर पर मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। कोई तो उपाय होगा अंकल जी, कोई तो उपाय होगा ना। कन्या के विवाह पर किसी को मारने का इतना बड़ा पाप अपने सर पर मत लीजिए भैरव जी। कन्या के होने वाले पति ने तो उसे स्वीकार करने से मना कर दिया है, तो अब बच्ची का विवाह उसी से होना चाहिए जिससे उसकी मांग भरी गई है। मुझसे? क्या क्या क्या? नहीं नहीं नहीं, ओ गॉड। बिल्कुल ठीक कह रहा है पंडित जी। बबलू, पकड़ इस लड़के को और बिठा दे मंडप में। बड़ा शौक था ना मांग भरने का, आज इसका सारा प्रैंक निकालता हूँ मैं। पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं और इसी तरह प्रिया की शादी हो जाती है रोहन से। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये तो आपने सुना होगा, पर ये तो बेगानी शादी में खुद बन गया दुल्हा वाली बात हो गई थी। इटलाती हुई वर्षा सीढ़ियों से उतरती हुई नीचे हॉल में आती है, जहाँ पहले से ही उसकी किटी की फ्रेंड्स बैठी हुई थी। ओह माय गॉड वर्षा, व्हाट अ नेक पीस। तूने फिर से गले का हार लिया? लेना ही था, पिछले वाले को 2 ऑक्शन में पहन चुकी थी मैं। अब रोज रोज वही ज्वेलरी रिपीट तो नहीं कर सकती ना। यू नो माई क्लास। वैसे इस ज्वेलरी की ना 2 सेट बनवाई है मैंने, एक मेरे लिए और एक मेरी होने वाली देवरानी के लिए। देवरानी? रोहन ने किसे पसंद कर लिया वर्षु? उसका नशा उतरे तब तो किसी को पसंद करे मॉम जी। उसने अभी तक तो किसी को पसंद नहीं किया, और पसंद करे इसके पहले ही मैं उसकी शादी अपनी छोटी बहन पू से करवा दूंगी। इसीलिए मैंने 2 सेट की ज्वेलरी बनवाई है। शादी के बाद दोनों देवरानी जेठानी साथ में पहनेंगी। आज शाम को ही पू आने वाली है। और वर्षा ये कह रही थी कि दरवाजे से रोहन प्रिया के साथ अंदर आता है। लाल जोड़े में मांग भरी एक लड़की को अपने देवर के साथ देखकर वर्षा तो गुस्से से लाल हो जाती है। प्रिया आगे बढ़कर रेणु का आशीर्वाद लेने झुकती है कि रेणु कहती है, अरे अरे ये सब क्या कर रही है? हट हट, दूर रह मुझसे। दूर रहूं? ऐसे कैसे मम्मी जी? मेरी शादी हुई है आपके बेटे से, तो आपका आशीर्वाद लेना तो मेरा फर्ज बनता है। ऐसा लो क्लास जोड़ा। अरे ऐसी चुड़िया बेटा, ये किसे ले आया तू? यहाँ हम डिजाइनर्स के कपड़ों के अलावा कोई कपड़े नहीं पहनते। और इस लड़की के कपड़े, छी 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 छी, नशे में ऐसी लड़की को कौन उठा लाता है बेटा? रोहन कुछ नहीं कहता, वो सीधा अपने कमरे में चला जाता है। जा वर्षा, नया नेकलेस का सेट लेकर आ जो तूने बनाया है अपनी देवरानी के लिए। और वर्षा का मजाक बनाती उसकी सहेलियां वहां से चली जाती हैं। कुछ देर बाद वर्षा अपनी सास के कमरे में जाती है। ये सब क्या है मॉम जी? अब तो कुछ करो आप। अरे पता नहीं क्या खिलाया है इस लड़की ने रोहन को, जो उसने उसके साथ शादी कर ली। अरे जिस लड़के को कोई रिझा ना सकी, उसे प्रिया ने रिझाया, पर कैसे? मतलब अब यही इस घर की छोटी बहू रहेगी? नो 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 नो, मेरी देवरानी तो पू ही बनेगी मॉम जी।
इस लड़की को यहाँ से निकालने में आपको मेरी मदद करनी ही होगी। और प्रिया को अपने घर से निकालने के लिए दोनों सास बहू हाथ मिला लेती हैं। रात को प्रिया के कमरे में, अरे यहाँ कहाँ रही हो तुम? मेरे बिस्तर पर कोई भी सोए मुझे पसंद नहीं है। वैसे भी ना मैं होश में नहीं हूँ। हाथ पैर चला दूंगा तो लग जाएगी तुम्हें। फिर तुम्हारे पापा कहेंगे मेरी बेटी को मार दिया। फिलहाल तुम नशे में हो तो एक बात जरूर बोलूंगी। तुम्हें पता है मैं बिल्कुल भी उस खजूर जैसी शक्ल के लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी। देखा नहीं कैसे मंडप में फूट फूट कर रो रहा था। मुझे तो तुम्हारे जैसा लड़का पसंद था, पर पापा को अपनी मर्जी चलानी थी। पर किस्मत तो देखो, मंडप में ही दूल्हा बदल गया। अब होश में आते ही तुम सारी बातें भूल जाओगे। तुम्हें चढ़ी हुई है तो तुम्हारा नशा मैं उतार देती हूँ। किचन में जाकर प्रिया नींबू पानी बनाकर लाती है और रोहन को पिलाती है। नींबू पानी पीने के बाद रोहन लगातार उल्टियाँ करता जाता है और 2 घंटे प्रिया उसकी पीठ सहलाती रहती है। अब जाकर कुछ अच्छा लग रहा है। तुम अपने पापा जैसे नहीं हो प्रिया। धीरे धीरे चलता हुआ रोहन हॉल की ओर जाता है और बाहर सोफे पर ही सो जाता है। प्रिया अकेले अपने कमरे में बिस्तर पर सो रही थी कि उसी वक्त वर्षा चुपके से उसके कमरे में जाती है और पिंजरे से बड़े बड़े चूहे प्रिया के कमरे में छोड़कर कमरा बाहर से बंद कर देती है। अब इस लड़की को पता चलेगा कि इस घर में आकर कितनी बड़ी भूल की है इसने। पता क्या चलेगा मम्मी जी, बस 10 मिनट रुक जाओ, चीखने की आवाज आने ही वाली है अंदर से। इस प्रिया ने क्या सोचा था, इतने बड़े घर के लड़के को फंसाकर आराम से शादी करके अपनी पूरी जिंदगी बिताएगी। पागल समझा है क्या हमें? अपनी आखिरी रात इस घर में एंजॉय कर लो प्रिया, कल सुबह तो तुम्हें टट्टा बाय बाय करना ही है। दोनों सास बहू काफी देर अंदर से चिल्लाने की आवाज का इंतजार करती रहती है, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आती और प्रिया के कमरे के दरवाजे के बाहर ही वर्षा और रेणु की आंख लग जाती है। अगली सुबह, मम्मी जी उठिए, मेरे कमरे के बाहर क्या कर रही हैं आप? तू अपना कमरे से बाहर कैसे आई? दरवाजा तो बाहर से बंद था और तू सलामत कैसे है? दरवाजा बंद हुआ तो क्या हुआ मम्मी जी, इतनी बड़ी खिड़की तो है और मैं तो नेशनल लेवल एथलीट हूँ, खुद कूद कर बाहर आ गई। वैसे आपको पता है कल मुझे क्या मिला? मेरे कमरे में 4 बड़े बड़े चूहे मिले। आपको क्या बताऊं कि चूहे मुझे कितने प्यारे हैं। हॉल में एक्वेरियम के बगल में उन चारों का छोटा सा घर बना कर रखा है मैंने। कितने खुश है मेरे बच्चे, जाकर देखो तो एक बार। क्या? हाँ भाभी, चूहे सांप बिच्छू ये सब ना मुझे बहुत पसंद है। 2 साल फॉरेस्ट में काम किया है मैंने। तो आदत है इन्हें हैंडल करने की। अरे भाई, और क्या क्या किया है तुमने? अगर आप मेरे साथ वक्त ही नहीं बिताओगे मम्मी जी, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी बहू को क्या क्या आता है? रेणु को तो कुछ समझ में नहीं आता। वो तो अपने कमरे में जाने लगती है कि उसी वक्त चूहे उस पर छलांग लगा देते हैं और रेणु चीखती चिल्लाती हुए पूरे घर में इधर उधर भागने लगती है। कुछ देर बाद नहा धोकर रोहन अपने कमरे में आता है, जहाँ वो देखता है कि उसके लिए कमरे में एक दूध का ग्लास रखा हुआ है। दूध का ग्लास? मेरी सुबह तो नशे से होती है। सिर्फ दूध का ग्लास नहीं है, काजू किशमिश भी है बेड पर। तुम्हारे कपड़े भी निकाल कर रखे हैं। आज तुम्हें वीडियो बनाना था ना। मेरी जिंदगी में जहर घोलकर मुझे दूध पिला रही हो? अगर मुझे डर दोगे तो ज्यादा लाइक्स आ जाएगी। वैसे बाकी जैसी तुम्हारी मर्जी। और दूसरी तरफ देखता हुआ मुस्कुराता हुआ रोहन दूध का ग्लास लेकर कमरे से बाहर चला जाता है। जहाँ धीरे धीरे रोहन और प्रिया के बीच बातें शुरू होने लगी थी, वहीं दूसरी तरफ रेणु और वर्षा प्रिया की जान की दुश्मन बनी बैठी थी। सीढ़ियों पर अच्छे से तेल डाल दिया है ना मॉम जी? अरे 5वें नंबर की सीढ़ी पर तेल डाला हुआ है। जैसे ही तेरी प्यारी देवरानी छत पर चढ़ेगी फिर कहीं चढ़ने लायक ही नहीं रहेगी। तो तू ना उससे ढंग से बात कर और उसे छत पर जाने को बोल दे। और प्लान के मुताबिक वर्षा प्रिया के पास किचन में जाकर उसे कहती है, कितने दिन नाराजगी रखेंगे हम? अब देवर जी तो तुम्हें ले आए हैं, तो देवरानी तो हमें मानना ही पड़ेगा तुम्हें। आज माने या कल? तो आज ही मान लीजिए ना भाभी। नहीं माना होता तो तुम्हारे पास तुमसे बात करने नहीं आती मैं। अच्छा तुम जाओ छत से कपड़े उतार कर ले आओ, ये सब्जी तब तक मैं देख लेती हूँ। उछलती हुई प्रिया छत पर जाकर कपड़े उतार कर ले भी आती है। हैं? ये गिरी कैसे नहीं? मम्मी जी से एक काम नहीं होता,
पता नहीं तेल डाला भी था कि नहीं। वर्षा गुस्से में अपनी सास के कमरे में जाती है और उनसे कहती है, कितना अच्छा मौका था हमारे पास मम्मी जी, कितना अच्छा उपाय निकाला था मैंने। नहीं, गलती तो मेरी हो गई जो ये काम मैंने आप पर छोड़ दिया। आप तो आराम करने चली गई। इतना सा काम था मॉम जी, कितनी बार समझाया आपको कि तेल सीढ़ी पर डालना है, पर नहीं, आपसे वो भी नहीं हुआ। अरे नहीं गिरी प्रिया, आराम से किचन में उछल उछल कर प्रेम के लिए डिनर बना रही है। अरे चुप भी हो जा, क्या गवारों की तरह बोलती जा रही है। तुझ पर भी ना प्रिया का असर आ गया है। मैंने तेल डाला था सीढ़ी पर, पता नहीं वो गिरी कैसे नहीं। सच सच बताइए मॉम जी, आपने तेल डाला था क्या? अरे तुझे विश्वास नहीं होता ना, चल तू मेरे साथ चल। रेणु वर्षा का हाथ पकड़कर सीढ़ियों के पास ले जाती है। कहाँ है तेल? इन्हीं सीढ़ियों से तो वो मटकती हुई ऊपर गई और मटकती हुई नीचे आ गई। कैसे गई जरा दिखा तो। ओके, मैं ही आपको चढ़कर दिखाती हूँ। ये कहते ही जैसे वर्षा सीढ़ियों पर चढ़ती है, उसका पैर तेल पर पड़ जाता है और वो फिसलती हुई नीचे धड़ाम से आकर गिर जाती है। बचाओ, हाय मेरी कमर। प्रिया भागते हुए आती है और वर्षा को उठाती है। ये छत की सीढ़ियों पर तेल किसने डाल दिया? सत्यानाश हो जाए उसका। तुम भी तो छत से आई थी प्रिया, तुम कैसे नहीं गिरी? लॉन्ग जंप आता है मुझे भाभी। मैं आपकी तरह एक एक सीढ़ियों पर पैर रखकर कहाँ चल रही थी। एक बार मैं 4-5 सीधी छलांग के ऊपर चढ़ रही थी। हो सकता है मेरा पैर जिस सीढ़ी पर पड़ा हो उसमें तेल ना गिरा हो। और यहाँ फिर दोनों सास बहू प्रिया से मात खा जाती हैं। पर रेणु और वर्षा इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। किचन में जब प्रिया खाना बना रही थी, ये अच्छा मौका है मम्मी जी, एक बार प्रिया को सबकी थाली परोसने दीजिए। उसकी सब्जी में ऐसा जमाल गोटा मिलाऊंगी कि बाथरूम जाते जाते परेशान हो जाएगी बेचारी। कुछ देर बाद प्रिया जैसे ही सबको खाना परोसती है, रेणु कहती है, अरे बहू एक पापड़ तो सेक कर ला दे मेरे लिए। प्रिया जैसे ही उठकर पापड़ सेकने जाती है, उसकी प्लेट में रखी सब्जी की कटोरी में वर्षा जमाल गोटा मिला देती है। जैसे ही किचन से प्रिया वापस आती है, खाना तो लाजवाब लग रहा है प्रिया, चलो जल्दी से खाना शुरू करो। सुबह प्यार से बात की तो सीढ़ियों पर तेल डाल दिया, और अभी तो उससे भी ज्यादा प्यार बरसा रही है भाभी। यानी फिर कुछ गड़बड़ है। ऐसे कैसे भाभी, अभी तो गेम शुरू होगा। और प्रिया सभी की प्लेट से सब्जी की कटोरी को निकालकर एक लाइन में लगा देती है। ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये तेरा, ये मेरा। ये कहते हुए प्रिया सारी कटोरियों को ऐसे मिक्स कर देती है कि कोई समझ ही ना पाए कि कौन सी कटोरी किसकी है। और इसी में वो अपने प्लेट की कटोरी को अपनी सास को पकड़ा देती है। अब आप तो समझ गए होंगे कि जमाल गोटी की सब्जी खाने के बाद रेणु की हालत क्या हुई होगी। पूरी रात बाथरूम में जा जाकर रेणु की हालत खस्ता हो जाती है। अपनी टूटी हुई कमर पकड़े वर्षा अपनी सास के कमरे में आती है। ये कोई सीधी लड़की नहीं है मॉम जी, एक नंबर की शातिर खिलाड़ी है ये, हमारे ही छक्के छुड़वा कर रख दिए इसने। जहाँ एक तरफ रेणु और वर्षा की प्रिया को अपने घर से निकालने की कोशिशें फेल होती जा रही थी, वहीं रोहन के दिल में प्रिया के लिए एक अलग ही जगह बनती दिखाई दे रही थी। मैंने कैमरा पकड़ कर रखा है बाबा, तुम करो ना एक्टिंग, सब रिकॉर्ड हो रहा है। कभी लाइफ में कैमरा पकड़ा है क्या तुमने? मुझे नहीं लगता कि तुम वीडियो बना पाओगी। अरे भाई तू एक्ट पर फोकस करना, भाभी बाकी सब देख लेगी। और प्रिया ऐसा वीडियो रिकॉर्ड करती है इतने इफेक्ट्स के साथ कि सभी देखते रह जाते हैं। अब बोल। ये तो वाकई काफी अच्छा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया तुमने। वैसे एडिटिंग जानती हो क्या? अरे तुम कहाँ जानती होगी, चलो कोई ना, मैं कर लूंगा वो सब। फिर दिमाग लगाने लग गए तुम। कर दूंगी मैं एडिटिंग भी, तुम अपने कंटेंट पर फोकस करो। क्या कहते हो रोहन, अपनी टीम में एक कैमरा पर्सन को इंक्लूड कर ले। कैमरा पर्सन प्लस एडिटर, ऐसे बोल भाई। अब रोहन जब भी वीडियो बनाने के लिए निकलता, उसके साथ प्रिया जाती ही जाती। फिर एक दिन रेणु और वर्षा सामने से प्रिया का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकालने लगते हैं। यू पीस ऑफ शिट, मेरे देवर को फंसा है तुमने, अब हम तुम्हें इस घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकते। और उसी वक्त रोहन बाहर से घर में आता है। ये सब देखकर वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है
और अब तक चुप बैठा रोहन बोल पड़ता है। बस माना मेरी शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई थी, पर इतने दिनों में मुझे एहसास हो गया है कि प्रिया से अच्छी लड़की मुझे मिल ही नहीं सकती थी। जो लड़का कभी होश में रहा ही नहीं था, उसने 1 महीने से ड्रिंक नहीं किया है मॉम। प्रिया मेरी हर छोटी बड़ी पसंद नापसंद का ध्यान रखती है। और भाभी, आप क्या कह रही थी प्रिया से? हाँ, माफी मांगिए प्रिया से। मैं अपनी वाइफ के साथ ऐसा बिहेवियर बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब जब रोहन ही प्रिया के सपोर्ट में खड़ा हो गया था तो कोई और कुछ कहता भी क्या। और कुछ इस तरह रोहन को मिल जाती है प्रिया और प्रिया को अपना अनएक्सपेक्टेड ससुराल। देखो तो माँ, घर पर कौन आया है? अरे नीतू बेटा, आज कितने दिनों बाद तू घर आई है। शादी के बाद तो तूने बिल्कुल आना जाना ही बंद कर दिया। क्या करूँ आंटी जी, मेरी सास है ना, जब देखो तब हर जगह जाने के लिए रोक टोक करती रहती है। कल भैया का बर्थडे है तो उसी के लिए बड़ी मुश्किल से निकल कर आई हूँ। इसी बहाने आप दोनों से भी मिलना हो गया, वरना मेरी सास के राज में मुझे बाजार जाते हुए भी सोचना पड़ता है। सही बात है बेटा, जब तक मायके में हो तब तक मौज में हो। एक बार शादी हो गई तो फिर ससुराल वालों के अनुसार ही चलना पड़ता है। तुम दोनों बैठकर बातें करो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। क्या बात है नीतू, शादी से पहले तो तू हर टाइम एकदम मस्त मौला रहती थी, आज जरा टेंशन में लग रही है। अरे अभी तो तू अपने ससुराल में भी नहीं है, फिर किस बात की टेंशन ले रही है? क्या बताऊँ यार, मेरी सास की किटकिट सुनकर ना मेरा मूड परमानेंटली ऐसा हो गया है। देख, मैं तो तुझे साफ साफ बोल रही हूँ, शादी करियो तो ऐसे लड़के से ही करियो जो या तो अकेला रहता हो या फिर उसकी माँ पहले ही। अरे बस बस, क्या कुछ भी बोल रही है? मेरी होने वाली सासू माँ को पहले ही बेटा, आज तुझे मेरी बात पर जितनी हंसी आ रही है ना, कल उतना ही रोना आएगा जब तेरी सास तुझे चैन से सांस भी नहीं लेने देगी। ये सारी सास ना एक जैसी ही होती है, बस चाहती है मेरी बहू मेरे इशारों पर नाचती रहे। पूरे दिन में 1 मिनट चैन की सांस नहीं लेने देती मेरी सास मुझे। एक काम खत्म होता नहीं उससे पहले दूसरा काम थमा देती है। मेरा तो जीना हराम कर रखा है मेरी सास ने। मेरी सास की वजह से कितनी बार मेरी और विवेक जी की लड़ाई होती है। उनके घर पर आते ही उन्हें भड़काने के लिए बैठ जाती है। यार, तेरी बातें सुन सुनकर तो मुझे शादी करने से ही डर लग रहा है। कहीं मेरी सास भी तेरी सास जैसी निकली तो मेरा तो हो गया कल्याण। अरे इसमें तो कोई चांस ही नहीं है कि तेरी सास मेरी सास जैसी निकलेगी या नहीं निकलेगी। सारी सास एक जैसी होती है। सास लोगों की कौम ही ऐसी है जिनका एक ही काम होता है, और वो है अपनी बहू को परेशान करना और बहू बेटे के बीच लड़ाई लगवाना। नीतू की बातों से राशि के मन में सास का ऐसा डर बैठ जाता है कि अब वो अपने लिए बिना सास का दूल्हा ढूंढना शुरू कर देती है। शादी के लिए तो बस अब राशि की एक ही इच्छा थी, लड़का रहता हो तो अकेला, मुझे नहीं पालना किसी सास वास का झमेला। ऐसे ही समय बीतता है और राशि के लिए एक लड़की का रिश्ता आता है। माँ, मैंने बोला ना मुझे नहीं करनी अभी कोई शादी वादी, क्यों हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई हो? अरे बेटा, एक बार लड़की को देख तो ले, अब आज नहीं तो कल शादी तो तुझे करनी है। वैसे लड़का ना अच्छा कमाता है, शहर में अकेला रहता है। शहर में अकेला रहता है मतलब उसकी माँ नहीं है? अरे शुभ शुभ बोल, लड़का शहर में अकेला रहता है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसकी माँ नहीं है। माँ है लेकिन गांव में रहती है। ऐसा होता है ना बेटा कि गांव में रहने वाले लोगों का शहर में मन लगता नहीं, इसीलिए शायद गांव में रहती होगी। लड़का शहर में नौकरी करता है इसलिए वो वहीं पर रहता है। लड़का अच्छा कमाता है, रिश्ता अच्छा है, एक बार सोच ले। अरे वाह वाह वाह, लड़का शहर में अकेला रहता है, मेरे लिए इससे अच्छा तो कुछ और हो ही नहीं सकता। मुझे तो जो चाहिए था मुझे मिल गया। जल्दी से शादी के लिए हाँ बोल देती हूँ, ये रिश्ता हाथ से नहीं निकलना चाहिए। अरे अब तुम मन ही मन क्या सोचने लगी? रिश्ते के लिए उन्हें बुलाना है या मना कर दूं? अरे नहीं माँ, अब तुम इतना कह रही हो तो शादी कर ही लेती हूँ। वैसे भी मुझे जैसे लड़की की तलाश थी वो तो मुझे मिल ही गया। क्या मतलब? अब कुछ नहीं माँ। अब राशि अपने लिए जैसा लड़का चाहती थी वो तो उसे मिल ही गया, इसलिए उसने देर ना करते हुए झट मंगनी और पट ब्याह कर लिया। कुछ दिन तो राशि ने शहर में अपने पति के साथ चैन की जिंदगी जी, लेकिन तभी एक दिन उसके पति राहुल ने किया अपनी माँ को टेलीफोन। हेलो माँ, अब तुम्हें और दिन गांव में रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बेटे का प्रमोशन हो गया है, नए घर में शिफ्ट हो गया हूँ अब मैं।
तुम्हारी टिकट भी करवा दी है, बस अब तुम जल्दी से ट्रेन पकड़कर यहाँ आ जाओ। मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रहा था। तुम यहाँ आओगी तो राशि भी बहुत खुश हो जाएगी। फोन पर राहुल की ये बातें सुनकर राशि का तो दिमाग ही घूम जाता है। राशि, परसों मम्मी हमारे पास रहने आ जाएगी, तुम उनका रूम अच्छे से रेडी कर देना। और हाँ, मुझे देर हो रही है, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। बाय। हाँ, बाय। हे भगवान, अब ये क्या नई मुसीबत आ गई। मुझे तो लगा था शहर में अकेले रहूंगी, सास कभी आसपास भी नहीं फटकेगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। मुझे पता होता कि राहुल जी बाद में अपनी माँ को शहर बुलाने वाले हैं तो मैं तो पहले ही शादी के लिए मना करती थी। हे भगवान, अच्छी भली सुकून से जिंदगी चल रही थी, अब सास आएगी और मेरा जीना हराम कर देगी। 2 दिन के बाद राशि की सास सावित्री देवी उनके घर आती है। प्रणाम माँ। जीता रहे मेरा बेटा, जीता रहे। अरे तुम इस तरह भूत बनकर क्यों खड़ी हो, जैसे तुम्हें कोई शौक लग गया हो। मम्मी आई है, कम से कम उन्हें प्रणाम तो कर लो। हाँ, प्रणाम मम्मी जी, प्रणाम। प्रणाम बेटा, जीती रहे, सदा सुहागन रहे। राशि, अब तुम जल्दी से नाश्ता बना दो, माँ भी पूरी रात ट्रैवल करके आई है, मुझे भी ऑफिस जाना है और थोड़ा जल्दी करना। हाँ? नाश्ता तो मैंने बना दिया है राहुल जी, आज आपके लिए एवोकाडो टोस्ट बनाया है, माँ जी के लिए भी बना देती हूँ। एवोकाडो क्या होता है बहू? माँ जी, वो एक फ्रूट है। पता नहीं बहू, ये कौन सा फल है, मैंने तो कभी इसका नाम भी नहीं सुना। पता नहीं कैसा लगेगा। मैं एक काम करती हूँ, सबके लिए नाश्ता आज मैं बनाती हूँ। गांव से शुद्ध घी लेकर आई हूँ, अभी सबके लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाती हूँ। हाँ माँ, तुम्हारे हाथ के पराठे खाने के लिए तो मैं ऑफिस भी लेट चला जाऊंगा। इतना टाइम हो गया है आलू के पराठे खाए हुए, जल्दी से बनाओ ना माँ। और जो मैंने आपके लिए नाश्ता बनाया है उसे तुम खा लेना यार, लेकिन मैं तो आज माँ के हाथ के आलू के पराठे ही खाऊंगा। सच्ची कह रही थी नीतू, सारी सास एक जैसी होती है। घर में आए हुए अभी 1 दिन भी नहीं हुआ और रसोई में अपना कब्जा कर लिया। जिस पति को इतने दिन से अच्छे अच्छे खाने बनाकर खिला रही थी, उसी पति ने अपनी माँ के आते ही मेरे हाथ का नाश्ता करने से भी मना कर दिया। ये ले बेटा, गर्मा गर्म आलू का पराठा, वो भी मक्खन मार के खा खा, मजा आ जाएगा। वाह क्या खुशबू है माँ। बहू तू भी बैठ जा, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म आलू का पराठा लेकर आती हूँ। नहीं, मुझे नहीं खाना, आप खा लो, मैं इतना ऑयली फूड नहीं खाती। अरे कुछ नहीं होगा यार, एक पराठे में क्या होता है, एक पराठा खाकर तुम मोटी नहीं हो जाओगी। नहीं, मेरा मन नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, अगर बहू का मन नहीं है तो जबरदस्ती मत कर, जब उसका कभी मन करेगा तो मैं उसके लिए बना दूंगी। देखो तो कैसे प्यार दिखा रही है मेरे लिए, जैसे मुझे पता ही नहीं है कि ये सब बस अपने बेटे के सामने ड्रामा कर रही है। ऐसे ही समय बीतता है। कुछ दिन बाद, सुनो राशि, आज शाम को मेरे कुछ कलीग्स डिनर पर आने वाले हैं, तुम उनके लिए कुछ अच्छा सा खाना बना लेना। जब से शादी हुई है तब से कह रहे हैं भाभी के हाथ का खाना खाना है। हाँ बिल्कुल राहुल जी, मैं शाम को सबके लिए अच्छा सा खाना तैयार कर दूंगी। सबके लिए डिनर बनाने के लिए राशि दोपहर को ही खाना बनाने की तैयारियां शुरू कर देती है। शाम तक सारा खाना बनकर तैयार भी हो जाता है। राशि अपने रूम में रेडी होने जाती है, तभी पीछे से उसकी सास सावित्री देवी किचन में आती है। वाह वाह वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। आहा, बहू ने तो मेरे फेवरेट दम आलू बनाए हैं। इसकी खुशबू से तो मुझसे रहा ही नहीं जा रहा। अभी तो मेहमानों के आने में टाइम है, तब तक थोड़े दम आलू चक्कर देख लेती हूँ। सावित्री एक कटोरी में थोड़े से दम आलू लेकर चख लेती है। अरे इसमें तो बिल्कुल नमक ही नहीं है। लगता है इतने सारे काम में बहू नमक डालना ही भूल गई। चलो कोई बात नहीं, मैं नमक डाल देती हूँ। बहू आएगी तो उसे बता दूंगी, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी इसमें नमक डाल दे। ये सोचकर सावित्री देवी दम आलू में नमक डाल देती है। माँ जी, आप किचन में क्या कर रही हैं? कुछ नहीं बहू, वो बस मैं खाना। इससे पहले कि सावित्री देवी कुछ और बोल पाती, दरवाजे की घंटी बज जाती है। डिंग डोंग। और राशि अपनी सास की बात सुने बिना ही गेट खोलकर सभी का स्वागत करती है। सब खाना खाने बैठते हैं। अरे वाह भाभी, दम आलू ये तो मेरे फेवरेट है। अच्छा किया जो आपने आज दम आलू बना दिए। बहुत तारीफ सुनी है मैंने आपके दम आलू की। आज फाइनली आपके हाथ के दम आलू खाने को मिल ही गए। हे भगवान, दम आलू से याद आया, मैं तो दम आलू में नमक डालना ही भूल गई थी। अब क्या करूं? वाह
क्या दमालू बनाए भाभी, ओए ओए ओए, बड़े बड़े रेस्टोरेंट वालों को भी फेल कर दिया। एक नंबर। हाँ राशि, इतने अच्छे दमालू तो तुमने कभी मेरे लिए भी नहीं बनाए। सच में बहुत टेस्टी बनाया। टेस्टी बना है? नमक वगैरह सब ठीक है ना? भाभी एकदम परफेक्ट। ये कैसे हो गया? मैं तो दम आलू में नमक डालना ही भूल गई थी, तो फिर इसके अंदर नमक आया कहाँ से? अरे हाँ, माँ जी किचन में गई थी, कहीं उन्होंने ही तो दम आलू में नमक नहीं डाला। इसका मतलब माँ जी जानबूझकर मेरी सब्जी को खराब करना चाहती थी, सबके सामने मेरे इंसल्ट करवाना चाहती थी। वो तो भगवान का शुक्र है कि मैं सब्जी में नमक डालना ही भूल गई, वरना अगर मैंने सब्जी में नमक डाल दिया होता तो माँ जी तो राहुल जी के कुलीग्स के सामने मेरी बेइज्जती करवा दी थी। बहुत चालू है, मुझे इनसे बचकर रहना होगा। सब खाना खाकर वहां से चले जाते हैं। इसी बीच सुमित्रा राशि को वो नमक वाली बात बताना भूल जाती है। राशि तो पहले ही सास के नाम से इतनी नेगेटिव थी और अब तो वो अपनी सास से और ज्यादा चिढ़ने लगी। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक दिन, राशि कहाँ है माँ? बेटा वो तो बाजार में सामान खरीदने गई थी, बस आती ही होगी। हे भगवान, आज ये फिर से मार्केट में शॉपिंग करने पहुंच गई। इसने तो हर महीने का नियम बना लिया है, चाहे जरूरत हो या ना हो, दुनिया भर की शॉपिंग करनी है। अभी तक तो मैंने इसे कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर आज ये बेफिजुल का सामान लेकर आई ना तो क्या है? क्या बेफिजुल का सामान लाती है मेरी बहू? मैंने तो आज तक उसे कुछ बेफिजुल का सामान खरीदते हुए नहीं देखा। खबरदार जो तूने उससे कुछ भी कहा तो। उसी वक्त घर की बेल बजती है। राहुल जाकर दरवाजा खोलता है तो राशि के हाथ में इतने सारे शॉपिंग बैग्स देखकर उसका पारा हाई हो जाता है। क्या है ये सब? मतलब ये इतने सारे शॉपिंग बैग्स? तुम्हें पता भी है मैं कितनी मेहनत से पैसे कमाता हूँ, और तुम हो कि हर महीने जाकर बेफिजुल में इतने सारे पैसे खर्च कर देती हो। अरे उसे घर के अंदर तो आने दे बेटा। और तू होता कौन है उससे कुछ बोलने वाला? क्या बेफिजुल खर्च किया है मेरी बहू ने? अब तेरी बीवी है तो खर्चा भी तो तू ही उठाएगा ना। इतना पैसा कमाता है, मेरी बहू ने थोड़ी सी शॉपिंग कर ली तो क्या हो गया? तुम तो रहने ही दो माँ, तुम इसे और सर पर मत चढ़ाओ। देखो तो कितना सारा सामान लेकर आई है। इतने सामान की जरूरत भी है क्या? मुझे पक्का पता है इसमें सारे के सारे कपड़े होंगे। इसकी अलमारी तो जाकर देखो माँ, कपड़ों से लदी पड़ी है, एक कपड़ा रखने की जगह नहीं है इसमें। उसके बाद भी इतने सारे कपड़े और ले आई। अब इन कपड़ों को रखने के लिए एक नई अलमारी और खरीदो। अरे तो खरीद लेना, तेरे पास अलमारी खरीदने के पैसे नहीं है या घर में अलमारी रखने की जगह नहीं है? इतने पैसे कमाता है, थोड़े से बहू ने खर्च कर दिए तो देखो कैसे कर रहा है। वो बेचारी हमेशा तेरा ख्याल रखती है, तेरे खाने पीने का, तेरे कपड़ों का, हर चीज का ध्यान रखती है। उसके लिए तू इतना भी नहीं कर सकता? माँ अब तुम तो शुरू मत हो जाओ, तुम इसकी आदत और खराब कर रही हो। बस बहुत हो गया, वापस कराऊंगी मैं ये सारे कपड़े। नहीं लेना मुझे आपके पैसों से कुछ भी, कल जाकर सब वापस कराऊंगी। राशि गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। कर दिया ना मेरी बहू को नाराज। क्या जरूरत थी ये सब बोलने की? एक तो वो पूरा दिन तेरी चाकरी में लगी रहे, और अगर तेरे कमाए हुए पैसों से कुछ खरीद ले तो तेरे तेवर देखो। इससे अच्छा होता कि मेरी बहू खुद नौकरी करती और तू घर संभालता। जब पैसे कमाकर तुझ पर हुक्म चलाती ना, तब अच्छा होता। आज तक मुझे राहुल जी ने कभी शॉपिंग करने के लिए कुछ नहीं कहा, लेकिन मम्मी जी के आते ही मुझे शॉपिंग के लिए टोकना शुरू कर दिया। बहुत अच्छी बन रही थी ना बाहर मेरे सामने, लेकिन मुझे अच्छे से पता है इन्होंने ही राहुल जी को भड़काया है कि देख तेरे कितने पैसे खर्च करती है, थोड़े दिन में तो तुझे कंगाल बना देगी। इस सास ने तो मेरा जीना हराम करके रख दिया। बस अब बहुत हो गया, मैं इनके साथ अब और नहीं रह सकती। मैं अपने मायके चली जाऊंगी, मम्मी को ही फोन करती हूँ। राशि परेशान होकर अपनी मम्मी को फोन करती है। हेलो मम्मी, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। आए दिन मेरी सास की वजह से यहाँ पर कोई ना कोई तमाशा होता रहता है। अरे क्या हो गया बेटा, एकदम से क्या बोल रही है तू? कुछ कह दिया क्या तेरी सासू माँ ने तुझे? कहती तो वो मुझे कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पीछे से मेरे ही खिलाफ षड्यंत्र रचती रहती है। मेरे सामने तो इतनी अच्छी बनने का नाटक करती है, लेकिन मेरे पीछे से राहुल जी को मेरे खिलाफ भड़काती है। आज मैं शॉपिंग करके आई ना, तो राहुल जी ने मुझे इतना डांटा, आज से पहले तो कभी कुछ नहीं कहा। बेटा अगर उसने तुझे शॉपिंग के लिए डांटा है तो सही तो डांटा। तुझे पता भी है ना तू कितनी बेफिजुल की शॉपिंग करती है। तेरे आधे से ज्यादा कपड़े तो ऐसे हैं जो तू एक बार खरीद लेती है और फिर उन्हें पहनती तक नहीं।
अलमारी में सजे रहते हैं तेरे कपड़े। ऐसे में राहुल जी तुझे डांटेंगे ही ना, इसमें तेरी सास की क्या गलती। मम्मी, मुझे लगा था कम से कम आप तो मुझे सपोर्ट करोगे, लेकिन आप तो उल्टा मेरी सास को ही सपोर्ट करने लग गए। मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं बस तुझे समझा रही हूँ कि तू जो हर दूसरे तीसरे दिन अपनी सास की बुराई करने के लिए मुझे फ़ोन लगाती है ना, वो ठीक नहीं है। मैं तेरी सास से मिली हूँ, अच्छी तरह बात की है, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मैं सावित्री बहन जी को। तू जैसा कह रही है ना वो वैसी बिल्कुल भी नहीं है। तुम तो रहने ही दो माँ, एक सास का दुख सिर्फ बहू ही समझ सकती है। सब सास एक जैसी होती है, कोई सास ऐसी नहीं होती जो अपनी बहू को खुशी दे। अच्छा, तब तो अगर तेरी भाभी भी ऐसा सोचने लगी तो क्या होगा, वो भी हर बात का कसूरवार मुझे ठहरा कर अपने मायके चली जाएगी। लेकिन माँ, तुम ऐसी थोड़ी ना हो। अभी तो तूने कहा ना सब सास एक जैसी होती है, तो मैं भी तो एक सास हूँ। मैं भला बाकी सासों से कैसे अलग हो सकती हूँ। लेकिन माँ, तुमने कभी भाभी के साथ कुछ गलत नहीं किया। तो तेरी सास ने कब तेरे साथ कुछ गलत किया? तो खुद ही अपने मन में उनके लिए गलत धारणा बनाकर बैठी है, इसीलिए तुझे उनकी कोई बात अच्छी नहीं लगती। उसमें भी तो उनके लिए कोई ना कोई कमी ही ढूंढती रहती है। एक बात याद रखियो बेटा, किसी में कमी ढूंढने जाएगी ना तो उसकी अच्छाई में भी तुझे बुराइयां ही नजर आएगी। एक बार अपनी सास के लिए अपने मन को अच्छा रख कर दे, तब तुझे पता चलेगा कि तेरी सास तुझसे कितना प्यार करती है। शायद तुम ठीक कह रही हो माँ, मैं अब से माँ जी के लिए गलत नहीं सोचूंगी। मुझे सबके लिए खाना बनाना है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। राशि सबके लिए खाना बनाकर टेबल पर सर्व करती है। अरे वाह बहू, आज तूने दम आलू बनाया है। वाह वाह, आज तो खाने का मजा ही आ जाएगा। अरे दम आलू से याद आया, उस दिन जब तूने सबके लिए दम आलू बनाए थे ना, तो तू उसमें गलती से नमक डालना ही भूल गई थी। मुझे बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, तो मैंने सोचा चक्कर देखूं, तब पता चला कि भाई नमक ही नहीं है, तो मैंने खुद ही उसमें नमक डाल दिया था। मैं तुझे बताने ही जा रही थी कि तभी वो सब आ गए, फिर तो मैं तुझे बताना ही भूल गई। खैर जो भी हो, दम आलू बहुत स्वाद बने। इसका मतलब उस दिन मम्मी जी ने जानबूझकर नहीं, बल्कि मेरी हेल्प करने के लिए दम आलू में नमक डाला था। माँ ठीक ही कह रही थी, अपनी सास को पहले से ही गलत समझेगी तो उनकी अच्छाई में भी तुझे कमी ही नजर आएगी। मुझे इतना प्यार करने वाली सास मिली और मैं आज तक उन्हें गलत समझती रही। जरूरी नहीं कि हर सास एक जैसी हो, कुछ सासू माँ तो माँ से भी बढ़कर प्यार करती हैं। सॉरी मम्मी जी। सॉरी किस बात के लिए बेटा? बस मेरा सॉरी रख लीजिए मम्मी जी। क्या, क्यों, ये सब मुझसे मत पूछिए। ठीक है बेटा। दोनों सास बहू एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं और एक छोटा सा नजरिया बदलने से राशि के मन में अपनी सास के लिए भरा कड़वापन मीठे प्यार में बदल जाता है। उमा जी की बहू पिंकी को गप्पे मारने की बहुत आदत थी। वो जब भी किसी के बारे में बातें करती तो बड़े बड़े गप्पे फेंका करती। आसपास के सब लोगों को पता था कि पिंकी बहुत बड़ी गपोड़ी बाज है। लोग उसकी बात पर विश्वास नहीं किया करते थे, लेकिन हाँ, उसकी बातें सुन सुनकर हंसते बहुत थे। अरे बहू, पड़ोस वाली शर्मा जी है ना, उनकी बेटी का जन्मदिन है, तुम भी चली जाना। ठीक है मम्मी जी, ये तो बता दो गिफ्ट में लेकर क्या जाना है? अरे लेकर क्या जाना है, 250 का लिफाफा दे देना, बस काफी है। अरे मम्मी जी, अच्छा लगेगा क्या? पड़ोसी हैं हमारे, हमें कुछ बड़ा लेकर जाना चाहिए। अरे बहू, इतना काफी है। जानती हैं आप, मेरे मायके में जब पड़ोस में किसी की बर्थडे होती थी ना, तो मम्मी कुछ ना कुछ गोल्ड का ही देकर भेजती थी। पड़ोसी के बर्थडे में सोना? कैसी बातें करती हो। और नहीं तो क्या, आपकी तरह थोड़ी ना लिफाफा पकड़ा दिया। पिंकी शर्मा जी की बेटी के जन्मदिन में चली जाती है। अरे आज तो बड़ी सुंदर लग रही हो साड़ी में। जी मैं तो लहंगा पहनकर आने वाली थी, मम्मी जी नहीं मानी। अरे बेटा, बर्थडे पार्टी में तो साड़ी चल जाती है, मेरा मतलब कोई शादी थोड़ी ना है। कैसी बात कर रही हैं आप आंटी जी? मेरे मायके में तो छोटे छोटे फंक्शन भी हम लोग लहंगा बनवाते थे बुटीक से।
डिजाइन करवा कर, चाहे पड़ोस में किसी का जन्मदिन हो। मेरी मम्मी हमेशा बुटीक से नया लहंगा डिजाइन करवाती थी। मैंने तो ऐसा कहीं नहीं देखा। ये तो तुमने आज बड़े कमाल की बात बताई। अरे जाने दीजिए, कोई बात नहीं। और बताइए, आपकी बेटी नजर नहीं आ रही? अरे भाभी, मैं यहाँ हूँ। ये देखिए मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है। ठीक ही है, मतलब बर्थडे के हिसाब से थोड़ा हल्का है ना। अरे भाभी, इतना सुंदर गाउन पहना है मैंने। मैं ना शादी से पहले अपने बर्थडे पर हमेशा जरी वाला लहंगा पहना करती थी। यही मैं तुम्हारी मम्मी को भी बता रही थी। इसके बाद केक काटने का प्रोग्राम शुरू होता है। सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। शर्मा जी की बेटी का केक देखकर पिंकी से रहा नहीं जाता। उसके अंदर का गपोड़ी बाज बाहर निकल कर आ जाता है। अरे इतना छोटा सा केक! अरे बेटा, मेहमानों के हिसाब से ही है, जितने लोग इतना बड़ा केक। आंटी जी, कम से कम 4 या 5 मंजिल वाला केक तो बनाना चाहिए था। आपकी बेटी का बर्थडे रोज रोज थोड़ी ना आता है। मेरे बर्थडे पर हमेशा पापा 4 केक बनवाते थे। सारे केक 4-4 मंजिल के होते थे। वहां पर सारे लोग उमा जी के मोहल्ले के ही थे और वो पिंकी के गप्पे मारने की आदत से अच्छी तरह वाकिफ थे। इसलिए सब लोग उसकी बात सुनकर हंसने लगे, लेकिन किसी ने पिंकी से कुछ नहीं कहा। एक दिन सुबह सुबह पिंकी ने अपनी सास से कहा, मम्मी जी, मेरे मम्मी पापा मुझसे मिलने के लिए यहाँ आ रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। उनके आने की तैयारी करो, अच्छा अच्छा खाना बनाओ। वैसे कब तक आएंगे? मम्मी जी फ्लाइट से आ रहे हैं, कल शाम को 4 बजे की फ्लाइट है। फ्लाइट? लेकिन बेटा तेरा मायका तो यहाँ से 2 घंटे की दूरी पर है। तेरे मम्मी पापा फ्लाइट से कब से आने लगे? अरे मम्मी जी, आपको पता नहीं है, मेरे मम्मी पापा ना आधे घंटे की दूरी के लिए भी फ्लाइट का टिकट बुक करवाती है। अरे गप्पे थोड़े कम मारा करो बहू। कोई फ्लाइट से तब आएगा ना जब यहाँ पर एयरपोर्ट होगा। तुम्हारी मम्मी क्या उड़ कर आएगी घर में? अरे हाँ मम्मी जी, मैं तो भूल ही गई थी। वो क्या ना, मेरे मम्मी पापा हमेशा फ्लाइट से ही ट्रैवल करते हैं, तो मेरे दिमाग से ही निकल गया था। अगले दिन पिंकी के मम्मी और पापा पिंकी से मिलने के लिए उसके घर आते हैं। आइए आइए जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और समदन जी, हमारी बेटी की कोई शिकायत तो नहीं ना? ठीक से संभाल लिया है ना आपका घर? अरे मेरी बहू बहुत समझदार है, घर का काम बहुत अच्छे तरीके से करती है। बस थोड़ा ज्यादा बोलने की आदत है उसे, आपको परेशान करती होगी ना? बात तो आपकी सही है, उसकी थोड़ा ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा बोलने की आदत है। लेकिन कोई बात नहीं, आपकी बेटी दिल की बहुत अच्छी है, बस थोड़ा बोलती ही तो ज्यादा है। पिंकी बेटा इधर आओ, देखो तुम्हारे मम्मी पापा आए हैं। तुमने इनके लिए खाना तो बना लिया ना? वो क्या है ना मम्मी जी, आपसे एक बात कहनी थी। हाँ हाँ बोलो बहू, क्या बात है? डरने की कोई जरूरत नहीं। वो मम्मी जी, मैंने सोचा मम्मी पापा आए हैं तो खाना बाहर से मंगवा लेती हूँ। अरे कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी तुम किचन में काम करने लग जाती तो अपने मम्मी पापा से बात कब करती। बहुत अच्छा किया। अब तुम अपने मम्मी पापा के साथ बैठकर आराम से बात करो, मैं अंदर जाती हूँ। शाम का वक्त जैसे ही दरवाजे की घंटी बजी, 3-4 लोग हाथों में खाने के बहुत सारे पैकेट लेकर उमा जी के घर पहुंच गए। अरे भाई, कौन है आप लोग? लगता है गलत पते पर आ गए। नहीं माँ जी, हम तो खाने का ऑर्डर डिलीवर करने आए हैं, यहीं से बुकिंग मिली थी। अरे नहीं नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। हमारे यहाँ तो 2 ही मेहमान आए हैं। आपके हाथ के पैकेट देखकर लगता है इसमें 50 लोगों का खाना है। माँ जी, आपने सही समझा, खाना तो इसमें 50 लोगों का ही है, क्योंकि हमें ऑर्डर यहीं से 50 लोगों का मिला है। अरे लेकिन इतना सारा खाना? कहीं मेरी बहू ने अपनी गप मारने की आदत के चलते ऐसा तो नहीं कर दिया? ये खाना आप रख लीजिए और हमें हमारे पैसे दे दीजिए। अच्छा, वैसे कितने का बिल बना है? ज्यादा नहीं, बस 10,000 दे दीजिए। उन लोगों की बात सुनकर उमा जी पिंकी को आवाज देकर वहां बुलाती है। जैसे ही पिंकी वहां आती है, खुश होते हुए उन लोगों को वहां पर खाना रखने के लिए कहती है। अरे इतना सारा खाना क्यों मंगवाया बहू?
अरे मम्मी जी, मैंने आपको बताया तो था, मम्मी पापा आए हैं तो मैं खाना बाहर से मंगवा रही हूँ। ये बात सही है बेटा, लेकिन 2 लोगों के लिए 50 लोगों का खाना? अरे मम्मी जी, कुछ कम पड़ जाए तो अच्छा थोड़ी ना लगता है। और मेरे मायके में तो ऐसा ही होता है, एक्स्ट्रा खाना मंगवाते हैं हम लोग। तभी पिंकी के मम्मी और पापा वहां पर आते हैं। अरे बेटा, एक्स्ट्रा खाना मंगवाने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि 2 लोगों के खाने के लिए 50 लोगों का खाना मंगवा लो। और बेटा, तुम्हारी गप मारने की आदत के चलते 10,000 का बिल आया है। तुम्हें नहीं लगता ये गलत है? देखो बहू, बढ़ा चढ़ाकर बातें करना अपनी जगह, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी फेंकना भी गलत है ना। पहली बात तो इतने सारे पैसे लगे, और दूसरी बात खाना वेस्ट होगा। आप लोग ठीक कहते हैं। मैं आज के बाद अपनी इस आदत को कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी और अब से गप थोड़ी कम मारा करूंगी। पिंकी की बात सुनकर सब लोग हंसने लगे।